पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ वक्त के जिक्र से कर लेते हैं। तेजी से गुजरता है, तेज़ी से भी गुजरता है, बिल्कुल। हमेशा अच्छा भी नहीं रहता, हमेशा अच्छा नहीं रहता। और वक्त के हवाले से क्या था कि वक्त गया वक्त लौट कर नहीं आता। ये भी था। वक्त से बेहतरीन मरहम कोई नहीं है। हाँ, वक्त मरहम भी है। वक्त के बारे में बड़ी बातें लोगों ने मशहूर की हुई है। लेकिन जो बात मैं सोच रहा था वो ये थी कि लोग कहते हैं कि वक्त की बड़ी अहमियत है। एक चीज़ ऐसी है जिसमें वक्त की अहमियत नहीं है। अच्छा, वो क्या है? वो है इंसान का किसी दूसरे इंसान से रिश्ता, ताल्लुक़। उस रिश्ते में ये बात बिल्कुल इसकी कोई अहमियत नहीं है कि ये ताल्लुक़ कितना पुराना है। आपका ताल्लुक़ चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 20 साल पुराना हो, चाहे 50 साल पुराना हो। असल बात ये नहीं है कि वो ताल्लुक़ कितना पुराना है। असल चीज़ ये है कि वो ताल्लुक़ कितना गहरा है। बहुत सारे ऐसे लोगों से आप मुलाकात करते हैं कि जो कि आपकी मुलाकात को चंद दिन ही हुए होते हैं, लेकिन उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, ऐसा दिली लगाव उनके साथ बन जाता है कि आपको लगता है कि इनको तो हम जन्म जन्म से जानते हैं, पुराने वक्तों से साथ हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि मैंने तो हम पहले क्यों नहीं मिले भाई। हाँ। ये वाली बात या ये होता है क्या हम पहले ये पहली दफ़ा मिले? पहले कभी नहीं मिले थे। हमें तो नहीं लगता कि हम जो है वो इतने मतलब पहली मर्तबा मिले आज। तो ये जो ताल्लुक़ है उसकी गहराई अहम होती है, उसमें उस ताल्लुक़ की जो वक्त है उसकी अहमियत नहीं होती। हाँ, ये है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ रिश्ते फिर बहुत गहरे हो जाते हैं तो वो एक नेक्स्ट लेवल तक चले जाते हैं। अगर बहुत पुराने और बहुत गहरे भी हों तो फिर वो होता है ना अक्सर के पुराने स्कूल के फ्रेंड्स हैं, सिंसेरिटी लेवल बहुत हाई है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे वही बात नहीं होती है, रोज़ मिलते भी नहीं है। लेकिन ये है कि रिलाई कर सकते हैं, हमेशा रिलाई कर सकते हैं। आप 5 साल के बाद भी फ़ोन करेंगे ना तो फ़ौरन, मतलब लड़कों में तो खैर बात करने के ऐसे तरीके होते हैं कि जो टेलीविज़न पर आप कह भी नहीं सकते, लेकिन वो जिस तरीके से बात करते हैं नामुनासिब, वो क्या होता है उसका लुभाव ये होता है कि एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं शुरू में, और उसके बाद कहते हैं हाँ भाई ये काम है यार, ये करना है। और वो 5 साल बाद आपने कॉल किया उसको तो जो सामने होता है वो भी कहते हैं हाँ ठीक है सही है, मैं ये कर दूंगा। ये इस तरह का ताल्लुक है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में लोग आते रहते हैं। हाँ। आप एक ऑफिस में होंगे, वहाँ पर आपको कुछ लोग मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स अलग हो जाते हैं, फिर कॉलेज के अलग फ्रेंड्स होते हैं, तो लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होते रहते हैं। इसलिए पुराने रिश्ते मेरे तो मानना ये है कि ख़त्म नहीं होते। हाँ, वो ज़रा मध्यम ज़रूर हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मुलाकातों की, बातचीत करने की थोड़ी हल्की हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके ज़िंदगी में और भी लोग और भी काम आ रहे हैं, आप उन सब में टाइम मैनेज करें। लेकिन एक ताल्लुक जो पुराना है वो, उसमें कोई शक नहीं कि वो वाला जो स्कूल वाले हैं, स्कूल वाले दोस्त, वो तो फिर स्कूल वाले दोस्त हैं। फिर आप बता रही है कि आप स्कूल गई, लेकिन 2 दिन पहले भी आपने बताया था। बहाने से बताना चाहिए, कह देना चाहिए, लोगों को पता हो। एक लफ्ज़ आपने अच्छा इस्तेमाल किया, मध्यम। इसको ज़रा अमिताभ स्टाइल ने बोले, मध्यम इस तरह बोले ज़रा, इसकी ज़रा गहराई में। कहाँ है वैसे आजकल बच्चन साहब, नजर नहीं आ रहे बड़े अरसे से। कहीं ना कहीं हमें क्या भाई, हमें कानून की बिल्कुल वक्त। लेकिन वक्त देखें, मतलब हर एक का वक्त रहता भी नहीं है। सही, हमेशा आता है और जाता है, और एक उरूज को फिर जवाल आता है, तो वो भी वक्त पे बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पहले वक्त अब हो गया 60 सेकंड न्यूज़ का, तो वो आपको दिखाते हैं। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वजीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार आइंदा माली साल 2023-24 का बजट पेश करेंगे। वजीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 0.29% रही। जहां 2017 में मुल्क पहुंच चुका था, वहीं दोबारा ले जाना चाहते हैं। हुकूमत मजमूई ग्रोथ के रास्ते पर चलना चाहती है। वजीर ख़जाना इसहाक डार। IMF अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखने पर राजी। IMF ने मुआहदे के लिए पाकिस्तान के सामने 3 शराइत रख दी। डॉलर मार्केट रेट पर लाना होगा। IMF प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक बजट पास कराना होगा। इसके अलावा 6 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी दरकार। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी गैस पाइपलाइन के लिए मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत। कौमी हॉकी टीम के कोच और मैनेजर फारिग। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नई मैनेजमेंट का ऐलान। कर्नल रिटायर्ड उमर साबिर नए टीम मैनेजर। कोचिंग पैनल में ओलंपियन रेहान बट, मोहम्मद सकलैन, दिलावर हुसैन और अब्दुल हसीम खान शामिल। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, दूसरे दिन का खेल भी कैंगरूज के नाम। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के पहली इनिंग्स के 469 रन के जवाब में 5 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बना लिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर नई फर्द जुर्म आयद।
फ़र्द जुर्म ओहदा ख़त्म होने के बाद खुफिया दस्तावेज से मुताल्लिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। और ऑस्ट्रेलिया में शिद्दत पसंदाना नज़रियात का फ़रोग़, नाज़ी दौर की अलामतों पर पाबंदी का ऐलान। तो 60 सेकंड्स न्यूज़ आपने देखी और मेरा ख्याल है सारी खबरों में ट्रंप साहब जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हालात जो हैं उनके आखिर में रखा था मैंने कहा ट्रम्प पे तो क्या हुआ, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, ट्रम्प पे तो क्या हुआ, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। और बड़ी हैपनिंग किस्म की स्टोरी है और पता चलेगा कि अब इसमें क्या होता है। मुख्तलिफ जगहों पर ये खबरें भी मिल रही हैं कि मंगल के रोज शायद इनको गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारी चमगोइयां चल रही हैं। खैर, लेकिन एनीवे आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की खबर मैं तो देख रहा हूँ, आपकी अपनी टीम जो है, अपनी टीम जो है वो सही जा रही है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया जी ठीक है, सही। अच्छा, एक और चीज़ आपके सामने हम ऐलान करते हैं भाई, बड़ा अहम ऐलान है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो हम समर कैंप करेंगे अगले हफ्ते से। बच्चे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी मालूमाती चीज़ें होंगी हमारे प्रोग्राम में। वो देगा कौन मालूमात? कौन दे सकता है इस प्रोग्राम में अहमियत, इल्म की बातें कौन करता है? मैं। तो आप कर लीजिएगा ठीक है, चलो फिर अब काम बढ़ा दिया आपने मेरा, लेकिन चलो बच्चों के लिए इतना सही। हाँ, इतना नहीं, तो असल में इसमें हमारे पास गेस्ट भी होंगे और मुख्तलिफ जो है वो हम बच्चों को किताबें भी सजेस्ट करेंगे, फिल्में भी सजेस्ट करेंगे, उसके बाद हमारे से खेल के हवाले से भी बात होगी, कॉम्पिटिशंस भी होंगे, करियर गाइडेंस भी होगी, सेल्फ डिफेंस भी होगा, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। ये 2 हफ्ते अगले जो सवाल पूछेंगे, बच्चों के जवाब, बच्चों के सवालों के जवाब हम दिलवाएंगे। बच्चा लोग ईजी हो जाओ, इंजॉय करो, ठीक है? बिल्कुल, चलो जी। तो अच्छा, अब हम आपको ज़रा लेकर चलते हैं और एक नंबर आदाद शुमार। ज़ाहिर है अब क्योंकि बजट आ रहा है तो मुख्तलिफ आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। कल हमने आपको बताया कि भाई टैक्स चोरी कौन से 5-6 ऐसे शोबे हैं जिसमें होती है पाकिस्तान में। अब कुछ और नंबर सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने इक़्तिसादी सर्वे जारी किया और उस इक़्तिसादी सर्वे पर बहुत बात हो रही है, मुख्तलिफ उसमें भी नंबर्स और डेटा बड़ा दिलचस्प सामने आ रहा है। अब जो इस वक्त की खबर है वो ये है कि सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तान में गधों की जो तादाद है वो बढ़ चुकी है और गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में 57 लाख गधे मौजूद थे जो इस साल बढ़कर 58 लाख हो गए हैं। और मेरे ख्याल में 1 लाख गधे एक साल में, पता नहीं, हो सकता है इनकी जो है वो मैकेनिज्म हो सकता है वैसे वाकई, लेकिन चलो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन 1 साल में गधों की आबादी 1 लाख बढ़ गई। अच्छा, गधों की हम चूंकि एक्सपोर्ट की तरफ जाने का कुछ प्लान कर रहे थे ना, वो पता नहीं क्या हुआ उसका। चाइना को हमने एक्सपोर्ट करने थे, ये हमारा जो लाइव स्टॉक है ये इसके अंदर एक बड़ी अहमियत है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह फिर भैंसों की जो तादाद है उसमें 1 साल के दौरान जो इजाफा देखने में आया वो 13 लाख का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इनकी तादाद जो है वो 4 करोड़ 37 लाख से बढ़कर 4.5 करोड़ हो गई है। और भेड़ों की तादाद जो है वो 4 लाख इजाफे के साथ 3 करोड़ 23 लाख हो गई है। इसी तरह बकरियों की तादाद जो है वो 22 लाख के इजाफे के बाद 8 करोड़ 47 लाख हो गई है, जबकि घोड़ों, ऊंटों और खच्चरों की तादाद में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। देखिए, इनकी भी मरदमशुमारी होती है ना, इसीलिए मरदमशुमारी बड़ी अहम है। क्योंकि आपको पता होता है कि प्लानिंग कर सकते हैं आप। बिल्कुल, ये सबसे अहम चीज है। मुल्क में कितना खाना चाहिए, कितनी मवेशी चाहिए हैं, वो कितनी डिमांड को पूरा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मुल्क भर में इस वक्त 4 लाख घोड़े, 2 लाख खच्चर और 11 लाख ऊंट जो हैं वो मौजूद हैं। कितने एंकर कितने मुल्क में? ये बात मैंने नहीं की है, प्लीज। मैं पूछा एंकर कितने हैं? ये बात मैंने नहीं की है। हमारे डेटा होना चाहिए ना भाई, मीडिया का डेटा नहीं होना चाहिए। नहीं तो मरदमशुमारी करते हैं ना इंसानों की, जॉब वाइज। भाई मैंने ये बात नहीं की है, ये अवैस ने सवाल पूछा है। बात को इधर उधर ना लेके जाएं। देखें, एक मैं आपको समझा रहा हूं, इधर क्या ताल्लुक और लॉजिक है मैं बता रहा हूं उसकी वजह क्या है। देखें, हमेशा यू हैव ऑफेंडेड माय एंटायर कम्युनिटी। अरे भाई सुन तो ले, ऐसा नहीं है, ऑफेंड सिर्फ बात नहीं की है मैंने। देखिए, हर मुल्क क्या करता है कि एक तादाद मालूम करता है कि जी हर प्रोफेशन की कितनी तादाद इस वक्त मौजूद है और आने वाले सही है बड़ा कवर लेके आए, सही है, आई लाइक भाई। डॉक्टर मिसाल के तौर पर मुल्क में 1 लाख डॉक्टर हैं, ठीक है। आगे आने वाले अंदाजा लगाया कि जी आगे आने वाले 5 सालों के अंदर हमारी पॉपुलेशन में ये इजाफा होगा, इतनी बीमारियां होंगी, वी नीड, मिसाल के तौर पर इससे 50,000 डॉक्टर ज्यादा चाहिए, तो फिर आप तालीम पर उतना खर्च करते हैं, आप उसकी रिसोर्सेज पैदा करते हैं। ये कह रहा हूँ मैं भाई। ठीक है, समझ में आ गई है मुझे बात। मतलब मेरे दिमाग का एक हिस्सा जो है वो इस बात पे एतमाद कर रहा है जी, और जो दूसरा हिस्सा है वो बेपरवाही बैठा है। लेकिन मैं आप सब के साथ खड़ी हूँ, मैं इस वक्त अवैस के साथ नहीं, मैं बैठी जरूर हूँ इधर, लेकिन मैं अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ। असल में मेरी बात को सियाक़ो सबाक़ से हटकर लिया जा रहा है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। और ये मैं इसके हवाले से जो भी नताइज होंगे, अब क्या होगा वही भुगतूंगा ऑब्वियसली। लेकिन वैसे आपने ही भुगतना है, अब हर चीज में तो मैं नहीं आपके साथ खड़ी हो सकती। लेकिन बात का मकसद ये था, बात का चलो ठीक है, मैंने तो कहा है, बिल्कुल कि मेरे दिमाग का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर इस बात से अग्री करता है कि डेटा
फॉर द प्रोफेशन स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री से कितने स्टूडेंट्स अगले 5 सालों में पास आउट होंगे, मार्केट में हमेशा आएंगे। समझती है कोई मैं शरारत ही कर रहा हूँ, मैं कभी शराफत से भी बात कर सकता हूँ। अगली खबर की तरफ चलते हैं। यूरोप के 20 ममालिक यूरो को बतौर करेंसी इस्तेमाल करते हैं और इन्हें यूरो जोन कहा जाता है। बेसिकली इन ममालिक में मुसलसल 2 सहमाइयों के दौरान मईशत सुकड़ रही है और इसकी वजह तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें हैं, यूक्रेन जंग, अफरात ज़र और सख्त मालियाती पॉलिसी, ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से ये मामला हो रहा है। और इन ममालिक में 2023 के पहले 3 माह के दौरान GDP की शरह 0.1% कम हुई है और इसकी वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी के अखराजात में इजाफा हो गया है। जर्मनी यूरोजोन की सबसे बड़ी मईशत है और इसमें भी कसाद बाजारी फैल चुकी है, जिसके असरात बाकी ममालिक पर भी पड़े हैं। शरह नमो में सबसे ज़्यादा कमी का शिकार आयरलैंड हुआ है, जहाँ पर इस साल के पहले 3 महीने के दौरान माशी तरक्की की शरह 4.6% कम हुई है। ये देखें यूरोप का मामला है, यूरोप बिल्कुल सही, यानी कि रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, यूरोप का मामला जो है वो बढ़ रहा है रिसेशन की तरफ। और अब देखें जब रिसेशन होती है तो उसके हवाले से फिर जॉब्स आपको देखनी पड़ती हैं कि कौन सी जॉब्स आपको करनी चाहिए, उस हवाले से डेटा चाहिए होता है इंसान को। मैं कवर करता रहूँगा पूरे प्रोग्राम में ताकि इतना भी ना करना कि जिसको शक नहीं भी है, जिस तक बात नहीं भी पहुंची, वो भी रिवाइंड करके देखे कि भाई ये क्या कह रहा है। लोग हैं, लोग कोई रोबोट थोड़ी है जिनको आप जो बताएंगे वो समझ लेंगे। मैं उनको बताता रहूँ। दुबई में हुआ क्या है मैं आपको बताऊँ। दुबई में बड़ी मजे की एक चीज़ हुई है। दुबई में हफ्ते में 3 छुट्टियों का पैकेज मुतारफ हुआ है जी, हफ्ते में 3 छुट्टियाँ। और उसके साथ एक शर्त भी लगाई गई है कि वो काफ़ी सख्त शर्त है और अरब इमारात हुकूमत ने वफाकी शोबों में काम करने वालों को ये सहूलत मुहैया की है कि जो मुलाजमीन मुल्क के अंदर लेकिन जो असल दफ्तर है उससे दूर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम कर सकते हैं। ताहम शर्त जो है वो क्या है, वो ये है कि उस 4 दिन के दौरान काम 10 घंटे करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब जो 8 घंटे करता है वो 10 घंटे भी कर ही लेगा मेरे ख्याल में, इसमें क्या है। आधा घंटा तो आप ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर एंटर होने और दफ्तर तक पहुंचने में लगा लेते हैं, तो आधा घंटा फलाना ब्रेक ये सब गुजर जाएगा सही तरीके से मेरा ख्याल। अच्छा, अब ये जो सहूलत है ये उन मुलाजमीन के लिए भी है जो कि मुल्क में मौजूद इदारों के लिए ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए बैरून मुल्क में मौजूद है, वो भी हफ्ते में 3 छुट्टियों के मजे ले सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा दूर दराज इलाकों में जो मुलाजिम अफराद काम करते हैं उनके लिए भी ये सहूलत मुहैया की गई है। तो ये अच्छा है भाई, आप दूर हैं तो आपने काम कर लिया, आप आए 10 घंटे काम कर लें, 4 दिन काम करें, आपने 40 आवर वर्क वीक जो है वो अपना पूरा किया, उसके बाद आप छुट्टी करें। हाँ, ये 3 दिन छुट्टी करें। 3 दिन छुट्टी करने से घर वाले कितने खुश होंगे। हाँ, घर वाले कितने खुश होंगे और इंसान हो सकता है वापस उनसे फिर अपना टाइम ऑफिस में मांगे, तंग आके घर वालों से और उनकी डिमांड से, और इधर लेके जाएं डैडी, उधर लेके जाएं, तो वो शख्स कहेगा भाई इससे तो मैं दफ्तर में ही अच्छा था, बिल्कुल इसमें तो मैं ऑफिस में ही अच्छा था इससे। अच्छा, खैर इंसान जो है वो कामचोरी के बहुत सारे तरीके इख्तियार करता है। यहाँ तो कामचोरी की बात क्या हो रही है, तो कह रहे हैं 10 घंटे काम करो। हाँ नहीं, ये कामचोरी की नहीं, मैं अगली खबर आपको लेके चलती हूँ कि बहुत सारे तरीके इख्तियार करता है और उनमें से एक तरीका है कि टॉयलेट जाने का बहाना बार बार करना। हाँ, ये अक्सर होता है ये भाई, बहुत सारे ऐसे होते हैं ऑफिस में लोग। हाँ, बाथरूम ब्रेक भाई इधर उधर वो वॉशरूम में। अच्छा, अरे भाई ये क्या बात। लेकिन चीन के एक मुलाजिम ने तो हद ही कर दी है, मतलब उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। वो बाथरूम ब्रेक के बहाने दिन में 47 मिनट से लेकर 6 घंटे तक काम से दूर रहता था। 47 मिनट तो चलो समझ में आता है, चलो हाँ। मैंने मान लिया कि चलो कोई प्रॉब्लम टोटल पूरे दिन में आप 47 को एकोमुलेट कर लेंगे ना तो वो बन जाएंगे 47 मिनट, ठीक है, 5 मिनट। लेकिन 6 घंटे कैसे वो दूर रह सकता है? इसका मतलब है 2 घंटे वो काम कर रहा है, 6 घंटे तक वो वॉशरूम बाथरूम में। आखिरकार उसे तंग आकर मालिक ने वोंग नामी मुलाजिम को नौकरी से बरतरफ कर दिया। होना यही चाहिए था। जिस पर वो अदालत चला गया, अदालत जा पहुंचा है और मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर उसने कर दिया है कि भाई ये स्टॉपिंग मी फ्रॉम यूजिंग टॉयलेट। अच्छा, मुलाजिम का कहना ये है कि इसे एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे हर रोज 3 से 6 घंटे टॉयलेट में गुजारने पड़ते हैं, जबकि मालिक ने दावा किया है कि वोंग ने 10 रोज के दौरान 22 बार बाथरूम ब्रेक लिया और इस दौरान उसने 47 से 6 घंटों तक टॉयलेट में वक्त गुजारा। अब ये बात मालिक को तो समझ नहीं आएगी, हाँ, अनलेस उसके पास डॉक्यूमेंट्स और वो प्रूव करे कि भाई ये मेरी मेडिकल कंडीशन है। इसमें 2-3 चीजें देखें। एक तो ये है कि हो सकता है उसका मोबाइल यूज करने की बीमारी हो। हाँ, बिल्कुल, वो तो बैठा तो होगा, बिल्कुल वॉशरूम में बैठा हुआ है, चलो भाई इस्तेमाल कर रहा है फोन, तो भाई तुम लैपटॉप ले जाओ, काम करना है तो ठीक है, इसको मैं आइडिया देता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि ये जो मालिक था, अब ये इसने नौकरी से निकाल दिया उसको, तो ये भी एक लीगल काम है, कोई मालिक किसी को नौकरी पे रखता है उसको निकाल भी सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप को नौकरी से निकाला गया और आप कह रहे हैं कि भाई मुझे बीमारी है, तो क्या आपने नौकरी ज्वाइन करने से पहले बताया था मालिक को कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है? नहीं, हो सकता है बीमारी दरमियान में हुई हो। अभी तो 10-15 दिन ही हुए थे उसकी नौकरी, स्टार्ट में हो सकता है ना हो बीमारी। तो अगर हो गई है
तो फिर तो प्रॉब्लम है। और वो बीमारी अगर आपको हो गई और उससे काम का हर्ज हो रहा है, मतलब मैं आपको तनख्वाह दे रहा हूँ, इस चीज़ की तो नहीं दे रहा तनख्वाह कि आप टॉयलेट में बैठे रहें। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा अदालत के लिए। हाँ, कौन किस तरह से इसको लड़ेगा और फिर कौन जज जो है इस पे कैसा फैसला देगा। अच्छा, एक और केस मैं आपको बताऊं, फिनलैंड में 1921 में एक मुनफरिद कानून बनाया गया था और उसको बाद में कई यूरोपीय ममालिक ने भी अपना लिया, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी इस कानून को अपनाने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इस कानून के मुताबिक किसी भी शख्स पर जुर्माना उसकी आमदनी के मुताबिक आयद किया जाता है। उसको कहते हैं डे फाइन सिस्टम, यानी अगर आमदनी कम होगी तो जुर्माना कम होगा और आमदनी ज़्यादा होगी तो जुर्माना ज़्यादा होगा। मतलब आप अगर गए, आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, ठीक है, तो अब आपको जो जुर्माना होगा वो ज़्यादा होगा, मुझे जो जुर्माना होगा वो कम होगा। वो देखेंगे ना, भाई गरीब आदमी है, चलो इसने कानून तोड़ा। शक्ल से नहीं पता चलेगा गरीब अमीर, बैंक में देखेंगे कि गरीब है या अमीर। कुछ शक्ल वाला भी होगा हिसाब किताब, देखें यार। लेकिन वैसे ये कानून सूट बूट पहना गरीब आदमी, उधार का भी तो हो सकता है, उधार का भी ये भी तो हो सकता है। लेकिन ये जो दौलतमंद लोग हैं उनके लिए, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने सिग्नल तोड़ा, 500 रुपए जुर्माना हर एक पर आपने आयद कर दिया। अच्छा, ये मतलब वो ब्लैंक है, वो नहीं है, वो रूल फॉर ऑल नहीं है जी। अब भाई आपने अगर 500 रुपए की उस शख्स के लिए कोई हैसियत ही नहीं है भाई, तो वो तो 500 रुपए यूं देगा, यूं पे मारेगा और चलता बनेगा। अच्छा, जो जरा गरीब आदमी है उसके लिए 500 रुपए की अहमियत है, तो उसके लिए 500 कर दिया जाए, दूसरे के लिए 5000 कर दिया जाए। अच्छा, तो ये इन्होंने एक सिस्टम जबरदस्त, वैसे ये काम सही है वैसे। अच्छा, इस कानून में एक और शिक भी मौजूद है जिसके मुताबिक कोई ड्राइवर स्पीड लिमिट से जितना ज्यादा तेज गाड़ी चलाता है, जुर्माना भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। भाई स्पीड लिमिट 100 की है, आप 120 तक पहुंचे हुए तो जुर्माना मिसाल के तौर पर $50 होगा, आप 140 तक पहुंचे हुए $100 होगा। ओके, तो ठीक है। जुर्म की नौयत के हिसाब से वो जुर्माना बढ़ाते रहेंगे। ये देखें, जुर्म और इनकम दोनों। जी, फिनलैंड के एक अमीर तरीन शख्स को अभी कुछ दिन पहले 3 करोड़ 70 लाख पाकिस्तानी रुपए जुर्माना आयद किया गया है, और वो एक ऐसी सड़क पर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था जिस पर स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर थी। तो अब 30 किलोमीटर की उसकी लिमिट थी, वो 50 पे जा रहा था। उन्होंने कहा भाई करोड़ों रुपए जुर्माना दो। अब ये तो बंदा आइंदा सोचेगा भी नहीं कि मैं कभी इस तरह की चीज़ करूं। इसका नाम था जी एंड्रे वेक्लॉफ। अच्छा। और इस शख्स पर इससे पहले भी ओवर स्पीडिंग पर बड़े भारी जुर्माने आयद किए जा चुके हैं। ये सारे जुर्माने इकट्ठे किए जाए तो इनकी कीमत तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती। सुधरता नहीं है ये, इसको तो और भैया की तस्वीर देख के अच्छा खासा वो अमीर आदमी लग रहा है। हाँ, शक्ल से भी, और देखो ना हुलिया भी देखो उसका, और मतलब ठीक लग रहा है, वेल टू डू है। और भाई अब देखें सिस्टम्स इस तरह से भी चलते हैं कि एक शख्स ने बहुत भारी जुर्माना दिया है तो जाहिर है अब जुर्माना कहीं तो जाता होगा, किसी चीज पे लगता होगा, आप अगले की बेनिफिट के लिए उस जुर्मानों को और इस किस्म की जो सजाएं हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो भाई है तो मजेदार। हमारे यहाँ में भी ऐसे ही होना चाहिए, मैं तो इस बात को मानता हूँ। देखिए, हमारा ही ड्राइवर दुबई जाता है और बिल्कुल सही गाड़ी चलाता है, क्यों? उसको किस चीज का डर है? जुर्माने का डर है। हजारों दिरहम उसको जुर्माना देना पड़ता है। वैसे तो शुरुतों को देख के ही बंदे की सांस निकल जाती है उधर, वो जुर्माना लगाते हैं ना वो बिल्कुल। हमारे यहाँ पर क्या है, वो भाई एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, 100, 200, 400, 500 रुपए आपके ऊपर वो जुर्माना कर देगा, आप भी उसको दे दिला के फारिग करेंगे। उसमें से कई ऐसे होंगे जो वो 100 के बजाय 50 उसको देंगे कि लो यार ये तुम रखो और जुर्माना छोड़ो। तो हम तो अपना मजाक खुद बना रहे हैं। अब खैर हमारा सिस्टम कम से कम इतना कदरे बेहतर हुआ है कि क्योंकि ई सिस्टम की तरफ हम चले गए हैं, डिजिटल की तरफ, तो उसमें आप लेन देन उसके साथ नहीं कर सकते, ऑफिसर के साथ। तो उसमें आप, और जाहिर है उनकी मशीन में आ गया, कैमरे लग गए, उनकी तस्वीर आ गई, तो वो भी किसी को ले दे के फारिग नहीं कर सकते, उनको भी उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ट्रांसपेरेंसी भी आती है डिजिटल यूज से, डिजिटल मैकेनिज्म्स को अगर आप इनकॉर्पोरेट करें अपनी जिंदगी में और रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इसलिए भाई डिजिटलाइजेशन की तरफ जरूर जाना चाहिए। लेकिन ये पॉलिसी अच्छी है इनकी, पसंद आई मुझे मजा आया। ये इसाक डार साहब को कहते हैं आज सर बजट में ये डाल दें, अभी मजा आया वैसे। चलो यार ये अभी पता लगा है, तो वैसे ने बताया है, तो हमने वैसे तो बजट की सारी डिस्कशन कर ली है, लेकिन ये एक मैं आपको बोनस बजट का दे रहा हूँ। डार साहब प्लीज ये कर दो भाई, कर दें, मैं आपका बड़ा फैन बन जाऊंगा अगर आपने ये काम कर दिया तो। ठीक है जी। अगली खबर, अगली खबर आपके बरतानिया से आई हुई। अच्छा, वो क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बरतानिया से जो है वो बरतानिया का एक अखबारी ग्रुप है, डेली टेलीग्राफ। कितना मशहूर तरीन उधर के अखबारों में शामिल, फरोख्त के लिए दस्तयाब है। कर्ज के बोझ तले दबा हुआ टेलीग्राफ बरतानिया का ये अखबार जो है वो बहुत मशहूर है, और अखबारी ग्रुप जो है बेसिकली ये इसको पेश कर दिया फरोख्त के लिए। और अखबारी ग्रुप में दी डेली, संडे डेली
टेलीग्राफ और दी स्पेक्टेटर मैगजीन जो है वो शामिल है। और स्पेक्टेटर ये सब बिक रहा है और पूरा ग्रुप ही बेसिकली अपने आप को फरोख्त कर रहा है। बरतानिया के जो नशरियाती इदारे हैं, BBC जो उनका स्टेट ब्रॉडकास्टर है, उसमें गार्डियन और गार्डियन के मुताबिक स्कॉटलैंड के कर्ज देने वाले जो बैंक हैं उसने इस ज़िम्न में कहा है कि कर्जों के नादहिंदा होने की वजह से इन कर्जों को अदा करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और इस बिना पर कोई चारा बाकी नहीं रहता, तो भाई अब इसको बिकना ही है। और इस किस्म की कहानी जो है वो उन्होंने सुना, मतलब ये डिफॉल्ट कर जाएगा एक तरीके से। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये टेलीग्राफ मीडिया ग्रुप से जो बेसिकली मुताल्लिका एक बरमुदा की एक होल्डिंग कंपनी है और वो बाकले के अमीर ख़ानदान के ज़ेर कंट्रोल में है और बैंक की जानिब से जारी करदा जो बयान है उसमें कहा गया है कि वसूल करंदगान की तकर्रुरी एक आखिरी हरबे का कदम है और ये कदम मुत्तफ़िका हल और अदायगी के लिए बातचीत के बाद उठाया गया। तो अगर खरीदना है अफगार तो ले लें। बिल्कुल नहीं, मुझे मैं तो खरीद लेता हूँ। वैसे हो सकता है, पता नहीं क्या कितना लगाया है इन्होंने। एक आध अखबार तो बंदा खरीद ही ले, लेकिन इन्होंने लगाई कितनी है इसकी, ये तो पता लगाए ना। तकरीबन 1 बिलियन पाउंड इनका कर्ज है, तो उसके हिसाब से आप देख लें 1 बिलियन पाउंड। नहीं भाई, मैं अपनी स्टील मिल क्यों ना ले लूँ। चलो ठीक है, फिर चाहिए आप स्टील मिल लें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने इक़्तिसादी जो सर्वे है वो पेश किया, जिसके मुताबिक हुकूमत कोई हदफ हासिल नहीं कर सकी। GDP का हदफ 5% था, लेकिन ये 0.29% रहा। ज़रई शोबे की शरह नमू का हदफ 3.9% था, लेकिन 1.55% हासिल हुआ। सनती शोबे की शरह नमू -2.94% रही, जबकि हदफ 5.9% रहा। अब फ़ीकस आमदनी में 2%, तरसीलात ज़र में 11.2%, बरामदात में 12.1% कमी हुई और जुलाई से मई तक अफरात ज़र 28.2 रहा। इसके साथ साथ हुकूमत आज बजट भी पेश करने जा रही है और इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ चहमगोइयाँ जारी हैं कि हुकूमत एक अवाम दोस्त बजट बनाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं। तो जिस किस्म का इक़्तिसादी सर्वे आया है तो उससे मुझे लग तो नहीं रहा कि कोई ऐसा बजट आएगा कि जो अवाम के लिए रिलीफ दे सके, लेकिन हुकूमत के लिए एक बड़ा मुश्किल मरला होता है कि इलेक्शन ईयर में कैसा बजट दिया जाए। फिर IMF से अगर नया मुआहदा करना है तो इस बजट पर सबसे पहले IMF को एतराज़ होगा कि अगर आप कोई ऐसा बजट दे देंगे कि जिसके अंदर रिलीफ लोगों को ज़्यादा दिया जाएगा। फिर हुकूमती रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा सूद की अदायगियों में सर्फ हो जाता है, तो सूबों को इनका हिस्सा देने के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता है। ये तमाम चीज़ें भी बजट में मद्देनज़र रखनी होगी। इसके अलावा जो अशियाए तय्युश हैं, जो जिसको आप कहते हैं ना कि लग्जरी आइटम्स, उन पर टैक्स की शरह बढ़ाने की बात सुनने में आ रही है। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का जिक्र चल रहा है। अगले साल के लिए 9,000 अरब से ज़ायद की आमदनी का तखमीना है, लेकिन अखराजात 14,500 अरब रुपये होंगे। अब ये खसारा कैसे पूरा होगा, ये भी एक ट्रिकी मामला है। इन तमाम मामलात पर हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी आप हारून शरीफ साहब, जो कि साबिक स्टेट मिनिस्टर हैं और साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। हारून साहब, पहले तो सर इसकी थोड़ी सी वजूहात पर ही आ जाएं कि ये जो नंबर्स आए हैं, और इसहाक डार साहब ने ख़ुद भी अपने तकरीर में कहा कि जी सूरत हाल ये सही नहीं है। डॉलर के बारे में उन्होंने कहा कि जी 40-50 रुपए ऊपर चल रहा है ये एक्चुअल रेट से। ये क्यों हुआ ऐसा? जी, पहले तो ये समझने की बात है कि ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। ये एक हमारा मुसलसल तसलसल है, जहां हम पॉलिसीज को जो कि ग्रोथ फ्रेंडली होती हैं या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होती हैं, ना तो वो पॉलिसियां बना पाए हैं, ना हम उनको कंसिस्टेंट रख पाए हैं। तो ये कहना कि ये पहले 2 साल में हो गया, 3 साल में हो गया या अब हो गया, ये एक ट्रेंड को 20-25 बरस से चला आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आपको नजर आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अब अनफॉर्चुनेटली हमारे अशारिये, जैसे कि आपने कहा, वो मेजॉरिटी नेगेटिव में जा चुके हैं। मैं 2 चीज़ें आपके लिए और नाजरीन के लिए कहता जाऊं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर 25 करोड़ लोग रहते हैं, हमें तकरीबन 5 से 10 साल तसलसल से 7% GDP ग्रोथ चाहिए, अगर हमने जो 25 लाख बच्चे और बच्चियां हर साल जॉब मार्केट में आते हैं उनको कुछ डिग्निफाइड फ्यूचर देना है। विद अ जीरो ग्रोथ ऑलमोस्ट
हमारे मुल्क के अंदर बेरोजगारी के बढ़ने का और ख़ास तौर पे सफेदपोश तबके में बहुत ज़्यादा इस वक्त बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो आपने हाईलाइट किया है, हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं पाकिस्तान डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है। डेट स्ट्रेस का मतलब यह है कि बजट का 50% सूद और कर्ज की अदायगी में जा रहा है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि हम कोई बड़ा वेलफेयर दे देंगे या रिलीफ दे देंगे, वो खासा मुश्किल दिखाई देता है। सही। तो हारून साहब, अभी जो बजट आएगा उस पर तो हम बहुत हतमी तौर पर बात नहीं कर सकेंगे, यकीनन आपका हम उस पर ओपिनियन लेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या कैसा बजट आएगा, अच्छा आएगा, पब्लिक फ्रेंडली आएगा या IMF फ्रेंडली आएगा। लेकिन जो बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि जो हमने अशारिये अभी बताए हैं, जो डार साहब ने भी कल इकोनॉमिक सर्वे में पेश किए, उन अशारियों को देखते हुए ग्रोथ की बात तो हम बहुत बाद में करेंगे, ये अशारिये पॉजिटिव कितने अरसे में दोबारा हो जाएंगे, इसके बारे में कुछ आपका है अंदाजा कि 5 साल लगेंगे कम बैक टूवर्ड्स पॉजिटिव ट्रेंड्स या उससे भी ज्यादा लग सकता है? जी, ये आपका एक एक्चुअली बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो कि हमारे ज्यादातर सियासतदान ना समझते हैं और वो एक रोजी पिक्चर पेंट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान पिछले 1.5-2 साल से, पहले कोविड था, फिर फ्लड्स आए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान एक इकोनॉमिक रिसेशन में चला आ रहा है। अब वो रिसेशन जो है वो एक एक्यूट क्राइसिस में तब्दील हो रहा है। अब हमारी पहली तरजीह ये है कि जो फ्री फॉल हो रही हैं इंडिकेटर्स और करेंसी, इसको रोकना कैसे है, और उसको रोकने के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और कुछ आपको स्ट्रक्चरल तब्दीलियां ढांचे में करने की ज़रूरत है। अगर हम, पहली चीज़ तो ये है कि ये प्लान बी और प्लान सी की बातें छोड़ के हमारे पास अभी कोई चॉइस नहीं है, हमें IMF के साथ एक मुआहदा करना है ताकि लोगों को एतमाद आना शुरू हो कि हम इंटरनेशनल इदारों के साथ बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। इस वक्त वो एतमाद टूटा हुआ है। तो ये पहली स्टेज है आपके सवाल के जवाब में। दूसरा सवाल है कि हमने फिर इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ काम करना है कि हम इसको क्राइसिस से निकल के रिवाइव कैसे करें, और उसके लिए हमें बड़ी क्लियर विनिंग तरजीहात बनानी पड़ेंगी और बहुत से सेक्टर्स और एरियाज जो हम अपनी चादर से ज़्यादा रह रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको ख़त्म करना होगा। और थर्ड है ग्रोथ का। ये जो बाकी ममालिक हैं, कैम्बोडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, इस ट्रेंड को इस तरफ ले जाते हुए उन्हें एवरेज 5 साल लगते हैं सिग्नल देने में और तकरीबन 10 साल के बाद नतीजा आना शुरू होता है एक्सपोर्ट की वैल्यू एडिशन की शक्ल में, ग्रोथ की शक्ल में। लेकिन आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं पाथ को। हमारी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा इशू है क्योंकि इदारे कमज़ोर हैं। कोई एक शख्स आता है और सारे हमारी तरजीहात को रिवर्स करके चले जाते हैं फॉर पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। आई थिंक अब हम ये अफोर्ड नहीं करते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब भी मौजूद हैं, माहिर हैं माशी उमूर के, उनसे बात करते हैं। वालेकुम खुर्रम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, इस वक्त जो हुकूमत के सामने एक दोधारी तलवार है, एक तरफ है कि आवाम का इंटरेस्ट मद्देनज़र रखा जाए और दूसरी तरफ ये है कि अगर IMF की हमने शर्तें मान ली तो फिर इस बजट में तो जो होगा आवाम के लिए तो फिर कुछ नहीं बचेगा, आवाम के लिए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ कैसे टैकल की जा सकती है? और हमने जो IMF को आंखें दिखाई थी, हमने जो कहा था कि वी डोंट केयर अबाउट IMF, वो क्या हमें महंगा तो नहीं पड़ेगा? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, बात यह है कि आपको किससे कहा कि आवाम के लिए बजट तो कुछ होता है? ये तो कभी भी कुछ नहीं होता। हमेशा से जो है वो बजट जो है वो तो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है, आपको पता है, और उसमें ज्यादातर जो है वोट बैंक को देखा जाता है और सारी गवर्नमेंट करती है, सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं है। और वैसे भी लास्ट बजट जो होता है, एक तो गवर्नमेंट का पॉलिटिकल बजट ऑफ कोर्स, दूसरा लास्ट गवर्नमेंट का लास्ट जो है वो बजट बिफोर इलेक्शन, और फिर IMF की सर पर खड़ा हुआ है। तो या तो इसमें कुछ जो है वो सेगमेंट के लिए मुराद होंगी डेफिनेटली, जो कि वोट बैंक को सर्व करती हैं, नॉट फॉर द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ कोर्स या इंटायर नेशन। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स आप ये एक्सपेक्ट करें कि टैक्सेस में इजाफा होगा, जो कि IMF की जो है यहाँ पे होता है। और डेफिनेटली IMF को आपने अगर ऑनबोर्ड करना है तो उसकी भी बात माननी पड़ेगी। तो ये बजट मुश्किल है, टफ बजट है, क्योंकि एक तरफ IMF खड़ा है और एक तरफ आपको वोट बैंक को भी सेटिस्फाई करना है। अवाम के लिए कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं।
वाकई चलो जी, ये तो तय हो समझ गया। में नहीं आया वैसे कि इस पे मैं कैसा रिएक्ट करूं। हारून साहब की तरफ भी हम यही सवाल लेके जाते हैं। हारून साहब, अब आ जाते हैं बजट पे। आपको क्या लग रहा है आज के बजट को किस तरह से हम देख सकेंगे? क्या आवाम थोड़ी सी खुशियां मना लेगी या नहीं? इट इज गोइंग टू बी द जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है वो मैं अभी से हटा दूं। देखिए जी, ये जो अवाम, हम पहले तो डिफाइन कर लें कि हम अवाम किसे कह रहे हैं। मेरे हिसाब से जो 38% लोग जो गुर्बत की सतह पर हैं या नीचे हैं, इस वक्त उनको रिलीफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने पीने की इन्फ्लेशन ने उनका इनकम लेवल वाइप आउट कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि इस बजट में उनके लिए BISP के थ्रू कुछ ना कुछ कैश ट्रांसफ़र बढ़ाई जाएगी। दूसरे अवाम हैं हमारे जो पिस रहे हैं, वो गरीब पेंशनर्स हैं या निचले तबके के तनख्वाहदार लोग हैं या डेली वेजेस के लोग हैं। आई थिंक इनको भी कुछ टारगेटेड सब्सिडी दी जानी चाहिए और IMF इसको सपोर्ट करेगा एज लॉन्ग एज के टारगेटेड है। अगर हम अवाम उन्हें कह रहे हैं जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी है, ट्रेडर्स हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, वो अवाम हैं, या जो ज़रूरी आमदनी पर टैक्स नहीं देते हैं, अगर उन अवाम को हम इस वक्त नहीं जोड़ते हैं तो मेरे हिसाब से ये मुल्क के साथ भी नाइंसाफ़ी है और एक मेरिट को आप बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। ये गैर मामूली इकोनॉमिक टाइम है, हमें कुछ अब गैर मामूली स्टेप्स लेने चाहिए। जहाँ तक IMF का सवाल है, वो गरीब के लिए टारगेटेड सब्सिडी को नहीं रोकेगा, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अगर आप जैसे तेल की कीमत घटा दें या आप कोई और सब्सिडी दे दें तो वो उस पर रेजिस्ट करेगा और उसको करना चाहिए। लेकिन वक्त इस वक्त है कि हमारी अशराफिया कहीं तो सेक्रीफाइस करे। जो हुकूमत का खर्चा, मैं जिन चीज़ों पे डिसअपॉइंट हुआ हूँ, हमने कोई हुकूमत का साइज छोटा करने की बात नहीं की है, हमने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को ख़त्म करने की बात नहीं की अभी तक। हमने जो है आपके कुछ टैक्सेस जो हैं जो पूरी दुनिया में राइज हैं, ज़राअत पर है, ट्रेड पर है, इनहेरिटेंस पर है, प्रॉपर्टी पे है, हमने उसकी तरफ से आंखें बंद की हुई। जो ऑलरेडी टैक्स्ड है उसको मजीद टैक्स की बात कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं दुनिया बदल चुकी है इस वक्त। कोई हमारी जियोपॉलिटिक्स ऐसी नहीं है कि कोई बाहर से आएगा और बेल आउट कर देगा। ये काम हमें खुद सेक्रीफाइस करके दिखाने होंगे अगर अवाम को रिलीफ देना है। बिल्कुल सही। अवाम को रिलीफ मजीद कर्ज लेके नहीं दी जा सकती। अच्छा, खुर्रम साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। हारून साहब, मैं ज़रा साहब से भी इस पर थोड़ा सा उनका राय लूँ। खुर्रम साहब जी, जो टारगेटेड सब्सिडी की बात होती है, टारगेटेड सब्सिडी का बेस्ट मैकेनिज्म क्या हो सकता है और किस सेक्टर पे ये दी जा सकती है? देखिए, टारगेटेड सब्सिडी का मतलब ये होता है कि जो वो अवाम जो ऑफकोर्स डिजर्व करते हैं, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही बात की, BISP की बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके अंडर जो है लोवेस्ट हमारा जो कैटेगरी है, लोवेस्ट अर्निंग कैटेगरी, अर्नर्स की कैटेगरी है, उनको दी जा सकती है। और देखिए, डायरेक्ट सब्सिडी होनी चाहिए, टारगेटेड डायरेक्ट सब्सिडी होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आप बिजनेस को कहें कि जी आप ये फर्टिलाइजर की बोरी हम आपको जो है ना गैस सस्ती देते हैं तो आप फर्टिलाइजर की बोरी आगे से सस्ती कर दें, और या फिर आप टेक्सटाइल को कहें कि जी आप कपड़ों की सब्सिडी मैं आपको देता हूँ और आगे कपड़े सस्ते कर दें। ये इनडायरेक्ट सब्सिडी जो है नहीं होनी चाहिए, या क्रॉस सब्सिडी इनको कहा जाता है। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है इंटरवीन करना बिजनेसेस में। आप ये करें कि आपको लगता है कि अगर जैसे अब बीच में बात हो रही थी मोटरसाइकिलिस्ट की कि जी मोटरसाइकिलिस्ट को सब्सिडी देते हैं और पेट्रोल के लिए सस्ता करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए कि आप डिसाइड करें कि मुझे किस पे सब्सिडी देनी है, कि पेट्रोल पे देनी है, खाने पे देनी है, मेडिसिन पे देनी है। आपने ये करना है कि आप डायरेक्ट अकाउंट खोलें। पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि भाई आप जीरो बैलेंस पे सबके अकाउंट खोल दें। आपको इतनी आसानी होगी सब्सिडी में, इतनी ट्रांसपेरेंसी होगी, आपको इतना डायरेक्ट सब्सिडी देनी है। इंडिया ने किया है, इंडिया ने जो है मैक्सिमम अकाउंट खोल दिए जीरो बैलेंस पे। तो लोगों ने शोर मचाया कि जी आपने क्या कर दिया, तो उन्होंने ये किया कि जब उनको सब्सिडी देने की बारी आई तो फिर रियलाइज किया लोगों ने कि कितना आसान होता है डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर करना, और आवाम जो है डॉक्यूमेंट भी होती है, उसके अकाउंट में भी पैसे आ रहे हैं, उसके ऊपर है कि वो किस पे खर्च करे। मुझे क्या है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट को मैं पेट्रोल की सब्सिडी दूं, मैं उसको 5,000 10,000 रुपए दे दूं, उसकी मर्जी है कि वो अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करे। हालांकि ऑफकोर्स उसमें जो कवर होता है उसमें ज्यादा नहीं होता, बट मैं लेकिन खुर्रम साहब इसमें एक चीज़ लोग जो कहते हैं, मुझे प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा समझाइएगा, कि लोगों का मानना ये है कि अगर आप डायरेक्टली किसी को पैसे दे रहे होते हैं
तो वो उसकी यूँ कह लीजिए कि उसको वक्ती रिलीफ तो फराहम कर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने अपनी इकोनॉमी को इस काबिल नहीं बनाया कि वो डायरेक्ट हम जो पैसे लोगों को दे रहे हैं वो ख़त्म कर सकें, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। मतलब वो जो एक पॉवर्टी एलिविएशन जो हमारे यहाँ होती थी वो मजीद पॉवर्टी बढ़ाने में किरदार अदा कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करना। एलिमिनेटिंग इट। जी मैं 100% एग्री करता हूँ। इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि आपको पैसे देने के बजाय उनको सिखाएं कि तो कहते हैं ना मछली खिलाने की जगह आप मछली पकड़ना सिखाएं, तो बिल्कुल 100% ये होना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको ऑनगोइंग बेसिस पे साथ साथ जब तक आपकी आवाम जो है, जब तक वो लोग आपके इस काबिल नहीं होते, तो आप अगर जो सब्सिडी दे भी रहे हैं उसकी क्या जो है वो लवाजमात होने चाहिए, वो भी इनडायरेक्ट मत दें, वो भी ऐसा मत दें कि कैश हाथ में पकड़ा दें, ये मत करें आप। या ये बोलेंगे जी पेट्रोल की सब्सिडी है, ये आप कहें कि ये 5,000 है या 3,000 है, ये आप ले लें, आपको इसको दवाई पे खर्च करना है, आपको 2 वक्त के खाने पे करना है, या आपको पेट्रोल पे करना है, ये आपकी कॉल है। तो ये होनी चाहिए, ये खुद वो लोग डिसाइड कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मियां जाहिद हुसैन साहब भी मौजूद हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और चेयरमैन है बिजनेस ग्रुप FCCCI के हैं। हारून शरीफ साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपनी कीमती राय से हमें नवाजा। मियां जाहिद साहब की तरफ जाएंगे। मियां जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो मियां जाहिद साहब, सर थोड़ा सा अगर आप हमें गाइड कर सकें कि आप लोगों की एज एन इंडस्ट्री पर्सन आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस बजट में आप लोगों के लिए क्या होगा? देखिए जी, इस बजट में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो ये हैं और होनी चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको ठीक किया जाए, इसलिए कि इस खित्ते में हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा है और इसकी वजह से हम कॉम्पिटिटिव नहीं है। आप देखें, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं तो आपने सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बेचना हो और चीज़ आपकी महंगी कॉस्ट कर रही है और आप यहाँ पे डोमेस्टिकली उसको बेचे चले जा रहे हो, तो भी आपको स्मगलिंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्मगल्ड गुड्स जो होंगी वो सस्ती होंगी। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे फिर बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, चाइना है, तो उनसे आपने कॉम्पीट करना है। उनसे जब आपने कॉम्पीट करना है तो आपकी जो प्राइसिंग है या आपकी जो कॉस्टिंग है वो भी कॉम्पिटिटिव होगी, तो आप उनके मुकाबले में चीज़ें बेचेंगे ना। अब इस वक्त हम मर्द तड़के तकरीबन कोई 27 से 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करते हैं और वो जो हमारी, और देखें हमारा जो मसला है वो डॉलर के आने से ही हल होना है ना, और तो हमारा कोई मसला है नहीं, डॉलर ही का मेन मसला है। तो डॉलर आने एक्सपोर्ट से और फॉरेन रेमिटेंस से। अब उसके लिए एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो अगर इसी तरीके से मिनिमल रहेंगी तो फिर अब तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते ना। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक्सपोर्ट ना बढ़ने की, कि हमारी जो कॉस्ट है वो खित्ते के दूसरे ममालिक जो हैं या जो हमारे कॉम्पिटिटिव ममालिक हैं उनसे हमारी कॉस्ट ज्यादा है, तो वो कॉस्ट हमें ठीक करनी होगी। अच्छा, कॉस्ट ठीक करने के लिए वजह क्या है कि हमारी कॉस्टिंग क्यों ज्यादा है? उस कॉस्ट को ठीक करने के लिए क्या मेजर्स हो सकते हैं प्रैक्टिकल के? भाई 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हुकूमत को करनी चाहिए। उसमें बात यह है कि हमारी बिजली क्यों महंगी है। बिजली इसलिए महंगी है कि उसमें तकरीबन 600 अरब रुपए साल का हम उसमें लॉस करते हैं, यानी या तो बिजली चोरी हो जाती है या उसके बिल रिकवर नहीं होते या लाइन लॉसेस में ज़ाया हो जाती है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो 8 से 12% है लाइन लॉसेस के। हमारे यहाँ जो लाइन लॉसेस हैं वो 12 से 22% है, 17 से 22% है। और आप इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि अगर एक दिन में हम 20-22 हज़ार मेगावाट बिजली बनाते हैं और उसमें से तकरीबन 4 से 5 हज़ार मेगावाट बिजली के या तो बिल हमें नहीं मिलते या उसके लाइन लॉसेस में ज़ाया हो जाते हैं या वो चोरी हो जाती है। तो आप ज़ाहिर है कि डॉलर खर्च के बाहर से आप फ्यूल मंगाते हैं और उससे बिजली बनाते हैं, और वो डॉलर तो आपने दे रहे हैं और उससे आप तकरीबन 24 अरब डॉलर की एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। वो इंपोर्ट करके और यहाँ से आप उसको ज़ाया कर देते हैं, उसमें से तकरीबन 20-25% जो है वो आप उसकी ज़ाया कर देते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी कॉस्ट है ये दायरा कि हमारी कॉस्टिंग पे आती है, हमारे मटेरियल पे आती है, तो उससे हमारी कॉस्ट जो है वो इन्फ्लेट हो जाती है। और जब इन्फ्लेटेड कॉस्ट के ऊपर आप चीजें बना लेते हैं तो वो फिर दायरा बिकती नहीं है। तो उसके लिए सही है फिर गवर्नमेंट को या मार्केट फोर्सेस को या IMF को फिर डॉलर को एप्रिशिएट करना पड़ता है, रुपया फिर डिवैल्यू होता है। तो ये एक विशेष सर्कल है। तो जब तक हम अपनी इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे, यानी अपनी कॉस्टिंग ठीक नहीं करेंगे, बिजली चोरी नहीं रोकेंगे, उस वक्त तक ये चीजें हल नहीं होगी। दूसरा एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 800 अरब रुपए साल का हम लॉस करते हैं जी। ये जो गवर्नमेंट की स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 800 अरब रुपए हमारा जाया हो जाता है। इसको भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है और इन सारे इदारों को प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। ये अगर काम हम कर लेंगे तो यकीनन फिर हमारी चीजें जो है वो सही सिमत में चल पड़ेंगी
और ये करेंगे जब बड़े बड़े फैसले जो हैं, जो मुश्किल फैसले हैं, ये करेंगे तो हमारी जो बीमारी है और हमारा जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये ठीक होगा। और जब हमारी यही चीजें ठीक होंगी तो हमारी मैशत ऑटोमेटिक ठीक होगी, उससे फिर हमारा कारोबार भी बढ़ेगा, हमारी गुर्बत भी कम होगी और हमारा जो लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो भी मिलेगा। एक चीज, आप लोग डायरेक्ट सब्सिडी की बात कर रहे थे, तो डायरेक्ट सब्सिडी का मतलब ये है कि आपने लोगों के अकाउंट में उनको कैश पैसे दे देने हैं। इस वक्त जो हमारा निजाम है, जो हम यूटिलिटी स्टोर के जरिए से लोगों को सस्ती चीजें बेचते हैं, एक तो वो घटिया होती है, दूसरा उसमें करप्शन होती है। अगर लोगों को, गरीब लोगों को उनके पैसे अकाउंट में मिल जाए तो वो जाके अपनी मर्जी की चीज जिस दुकान से भी चाहेंगे वो खरीद लेंगे। तो उससे एक तो उनको क्वालिटी सही मिल जाएगी और दूसरा ये कि उन्हें यूटिलिटी स्टोर पे लाइनें नहीं लगानी पड़ेगी और धक्के नहीं लगेंगे, और ये कि उसमें करप्शन नहीं होगी। तीसरी बात ये कि गरीब लोग हैं कितने, ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये तकरीबन 24% लोगों को ये इस वक्त सब्सिडाइज कर रही है, यानी कैश सब्सिडी दे रही है। तो 24% तो मतलब ये है कि आपकी आबादी का आप अंदाजा लगा लीजिए, वो 5-6 करोड़ लोग बनते, तो उन तक इनकी रीच आउट है और ये लोग दे रहे हैं। और अभी मेरा अंदाजा ये है, ये तकरीबन कोई 1200 अरब रुपए इस प्रोग्राम में ये रखेंगे ताकि लोगों को कैश की शक्ल में मिले। अच्छा, इसमें भी एक बात आप लोग ये कर रहे थे कि इस तरीके से हम कौम को बेकारी क्यों बना रहे हैं। बात यह है कि जो लोग बहुत ही गरीब हैं और नादार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो एजेड हैं या जो बेवाएं हैं, तो उन तक ये कैश सब्सिडी दी जाती है। जो लोग अर्न करते हैं 50,000 से ऊपर, उनको ये कैश सब्सिडी नहीं दी जाती। तो इसका मतलब ये है कि हम बेकारी नहीं लोगों को बना रहे, बल्कि वो लोग जो हमारे सोसाइटी का हिस्सा है और बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मियां जैन साहब ने हमें समझाया कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत को करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। बजट पर मज़ीद हम बात करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। अब इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के ऐसे हीरो से जो बड़ी खामोशी से खिदमत खल्क कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और काम इसलिए इनका हाईलाइट होना चाहिए क्योंकि ये खुद, जिसको हम कहते हैं ना कि एक ब्लाइंडनेस का शिकार रहे, उसके बाद लेकिन इनका बड़ा ही ब्राइट करियर है, और ब्लाइंडनेस के बाद जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, असल में बात करने वाली वो है, वो मुद्दा है हमारा मोटिवेशन का मामला, इंस्पिरेशन का मामला, क्योंकि हमें भी बहुत मर्तबा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही होती है। कभी कभार ब्लाइंडनेस होती है लेकिन विजन लॉस नहीं होता। इंसान की विजन आंखों से आप नहीं देखते, आप दिल की आंखों से देख रहे होते हैं। आपका विजन आपको बताता है आपने जिंदगी में लोगों के लिए करना क्या है, चाहे आप अपनी आंख से देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन एहसास होना बड़ा ज़रूरी है और इनको एहसास है। और ये अपने वालिद साहब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी अचीवमेंट्स हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी है, हम बताने लग गए तो इनसे बात कैसे हो सकेगी। लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड शहबाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके वालिद जी इम्तियाज़ हुसैन बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए। अब सबसे पहले तो ज़रा हम आपकी कहानी सुन लें शहबाज साहब जी, कि थोड़ा सा मुख्तसरन हमें अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाइए। कहानी अपनी ज़ुबानी काफ़ी पुरानी लेकिन है ज़रूर सुनानी, है ज़रूर सुनानी। बेसिकली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग ऑन द शो, और आज मैं बड़ा आई एम रियली ऑनर्ड कि मेरे वाले साहब भी साथ हैं। बेसिकली आई वाज इन नेवल एविएशन, मैं पायलट था। फिर एक इंसिडेंट की वजह से मेरी आई साइट चली गई, और लेकिन उस टाइम पे मेरी विज़न जो है वो आई रिटेन माई विज़न। मैंने उसको बेसिकली दुनिया को विजन की आंखों से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि साइट तो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, वो चली जाए, लेकिन आपका विजन लॉस नहीं होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि वही चीज़ आपको मोटिवेशन देती है, इंस्पिरेशन आगे बढ़ती है। आई साइट क्या 100% ख़त्म है या उसमें कुछ है अभी? बेसिकली एक जैसे फॉक्सी होती है, उस तरह की फॉक्सी है, एक पर्दा सा है, तो इट डजंट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इससे भी अब आगे देख सकता हूँ। आप आगे देख सकते हैं, आपने सारे काम जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे काम किए ही इस हादसे के बाद हैं। वो जरा बताएं, अचीवमेंट्स बताएं कि अचीवमेंट्स बेसिकली जब मैं आई लॉस्ट माय साइट, तो उसके बाद फिर मैंने जो सबसे पहली चीज़ की वो आई स्टार्टेड परसुइंग माय एजुकेशन। मैंने एमफिल में, फिर एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने दाखिला लिया और गोल्ड मेडल लिया माशाल्लाह। फिर उसके बाद अमेरिकन सर्टिफिकेशन की, पीएमपी की, यूएसए से, बीइंग फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड फ्रॉम पाकिस्तान। फिर मैंने
ऑक्सफोर्ड से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की सर्टिफिकेशन की, कोचिंग मेंटोरिंग की मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, फिर मुझे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ LOC मिला, मुझे इसके साथ साथ मैंने TEDx स्पीकर में बना, प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला, लम से मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस की। इसके साथ साथ फिर मैंने अपने एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए, जिसमें वार्म क्लोथिंग है आपका, जो सर्दियों में होता है वार्म क्लोथिंग प्रोजेक्ट, फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, और इसके साथ साथ और ऐसे कई प्रोजेक्ट जैसे उनको लोगों को बिजनेस देना, लाइक गिविंग देम द बिजनेस। वो चाइनीज कहावत है ना कि डू नॉट गिव देम फिश, टीच देम हाउ टू कैच। बिल्कुल। तो उस एक फ्रेज के तहत मैंने पूरा एक बिजनेस मॉडल बनाया, लोगों को रक्शे, लाइफ स्टॉक और इस तरह के छोटे छोटे बिजनेस दिए ताकि वो सस्टेन कर सकें। अच्छा, लेकिन इस पूरी चीज़ में ज़ाहिर है आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं कि जिनके साथ जिंदगी में कोई छोटा सा भी मसला होता है तो उनका मोटिवेशन लेवल जीरो में बैठ जाते हैं, जैसे सब खत्म हो गया। वो एक कहावत है ना, इफ यू क्राई एट द ट्रबल इट विल बिकम डबल, बट इफ यू स्माइल एट द ट्रबल इट विल डिसअपीयर लाइक अ बबल। ये बॉब ब्राउन की बड़ी है, ये मुझे वालिद साहब ने बताई थी। तो अंकल अब क्योंकि उन्होंने जिक्र आपका कर दिया है, ये बताएं कि इनकी लाइफ की अचीवमेंट्स देखते हुए, आप तो खैर ओवर द इयर्स आप लोगों को आदत हो गई होगी, लोग इनकी तारीफें करते हैं और आप तारीफें समेटते हैं, लेकिन व्हेन दैट इंसिडेंट हैपन उसके बाद आपकी भी मोटिवेशन लेवल इन्हीं जैसी थी, या आप जाहिर है बीइंग अ फादर थोड़ा सा इमोशंस में लड़खड़ाए थे कि पता नहीं ये क्या हो गया और अब कैसे ये आगे बढ़ेगा? एक्चुअली जिस वक्त ये वाक़या हुआ और ख्याल यही था कि सर्जरी के बाद ये आंखें खोलते हैं, जैसे कुछ वक्त के बाद गुफ्तगू भी करते हैं, देखना भी शुरू कर देते हैं। तो उस दिन ऐसे हुआ कि इन्होंने कहा कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र ये थी कि इनकी वालदा को कैसे बताएंगे, क्योंकि वो मेन हॉस्पिटल के दूसरे रूम में थी और ये उसमें थे ऑपरेशन थिएटर के साइड रूम में थे, ICU में थे। तो अब मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशानी थी वो ये थी कि अब मैं किस तरह बताऊंगा, और अगर बताऊंगा तो उनके क्या तसुरात होंगे। लेकिन एकदम मुझे खुशी हुई कि शहबाज ने मुझे एकदम कहा कि मुझे 7 अप या स्प्राइट चाहिए। अच्छा। मैं कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा। तो हमने फ़ौरन इसको दी। फिर उसके बाद इसने कहा कि मैंने कहा शहबाज तुम्हें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो अब तुम्हारी अम्मी को कैसे बताना है। और तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अब वो आप फिक्र ना करें, मैं ख़ुद उनको एक्सप्लेन कर दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंशाअल्लाह ताला, मैं तो हूँ ना। अगर एक चीज़ बीच में चली भी जाए तो बाकी तो है ना, मेरा जहन काम कर रहा है, जुर्रत, मेरी हिम्मत, मेरे हाथ पाँव सलामत है। तो उससे मुझे बहुत ही तो बेसिकली आप लोग पूरी फैमिली जो है वो ग्लास हाफ फुल ही देखती है। जी बिल्कुल, ग्लास हाफ फुल वाली कहानी है आप लोगों की। ऐसे ही है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि कम से कम जो इनको मैं कोशिश करता रहा हमेशा हज़रत अल्लामा इकबाल के अशार से मोटिवेट करने की कोशिशें, और ख़ुसूसन हमारा जो कॉलेज था क्रेडिट कॉलेज क्वाड, जहाँ मैं भी पढ़ा, ये भी पढ़े, तो वहाँ से जो हमने तरबियत हासिल की अमली तौर पे, और क्योंकि उसका मोटो भी है मिनज़ ज़ुल्मात अलिन नूर, फ्राम डार्कनेस ऑन टू लाइट। तो उस लिहाज से तो मुझे ये बड़ी हमेशा खुशी रही। और फिर मुझे इस बात के ऊपर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इनको अल्लाह के ऊपर एतकाद है। हाँ, ये सबसे बहुत से मामलात में तो आप हर चीज़ से हम भी कहते थे कि अच्छा, मैं भी सोचता था कि ये चीज़ किस तरह मुमकिन है या हो भी सकेगी या नहीं। मगर इनको ये यकीन अल्लाह की ज़ात पे हमेशा रहा और वो चीज़ें इन्होंने करके दिखाई। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद मैं इनके अंदर एक नया शहबाज देखता हूँ और ज़्यादा एक एफिशिएंट, मोटिवेटेड, ज़्यादा एफिशिएंट। जो आपने स्कूल ऑफ मोटिवेशन खोला है, ज़रा मुझे ये बताया ना, मोटिवेट करना कैसे होता है लोगों को? हमारे यहाँ पे तो लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में और नाकामी और नाउमीदी के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे, तो कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, इट्स ऑल अबाउट बीइंग पॉजिटिव, ठीक है ना। अब स्कूल ऑफ मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट ये था कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से मैं इंस्पिरेशन दे सकूँ लोगों को। और वो कैसे होगी?
वैसे होगी कि उस पर मैं एक ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरीज़ लेके आऊँ, ऐसे प्रोग्राम्स लेके आऊँ, टैलेंट प्रोग्राम्स लेके आऊँ जो लोगों के अंदर थ्रू वर्ड्स एंड थ्रू प्रैक्टिकल मीन्स उनके अंदर एक मोटिवेशन ला सके प्रैक्टिकली। अब वो कैसे होगा, इसके मैंने 4 विंग्स बनाए। मैंने इसके अंदर लीडरशिप विंग रखा, मोटिवेशन ट्रेनिंग विंग रखा, एक CSR विंग रखा और एक ओलंपिक्स ट्रेनिंग विंग रखा। अच्छा। यूथ के लिए, ताकि यूथ आजकल की देखें, पाकिस्तान की यूथ आपको पता है कि 13 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक के जो 64% है बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और वो कर क्या रहे हैं, उनकी एनर्जी कहाँ चैनलाइज होगी, इट्स अ ह्यूज परसेंटेज। तो उनके लिए क्या है, मेरा जो विजन और मेरा गोल है जो अभी है वो ये है कि मैं इस सारी जो यूथ है इनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके आऊँ, इनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करूं, और जो हमारा ओलंपिक्स का जो गैप है पाकिस्तान के अंदर, हमने आज तक सिर्फ 10 मेडल जीते हैं, उसमें भी ज़्यादा हॉकी के 8 मेडल हैं। तो ये एक बड़ी एक लम्हा फ़िक्र है कि हम, और हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आजकल की यूथ बड़ी इंफॉर्मेटिव है, बड़ी टैलेंटेड है और बड़ी शार्प है। तो उनको बेसिकली इस तरफ आप लगाएं, बजाय इसके कि वो नेगेटिव चीज़ों की नेगेटिव तरीके से, जैसे वन व्हीलिंग है इस पे लगे हुए हैं, इनको स्पोर्ट्स की तरफ लाएं। शहबाज साहब ये बताएं कि अब एक फिल्म का भी कोई आप प्लान कर रहे हैं, वो फिल्म क्या है और उस पे क्यों काम कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं काम कर रहा, लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली एक आइडिया था कि एक इंस्पिरेशन मूवी होनी चाहिए जो सोसाइटी में जितनी फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, उसको वो कर सके, काउंटर कर सके। तो इसी बेस पे, इसी कॉन्टेक्स्ट पे एक मूवी प्लान हो रही है और प्री इंसेप्शन फेज़ में उसका स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है बेसिकली। तो बेसिकली उसका मकसद ये है कि आप सोसाइटी के अंदर एक ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी को वो करें, थ्रो करें, फ्लॉन्ट करें कि लोग जो है ना उससे अभी इंस्पिरेशन ले सकें। आपने देखा होगा कि आजकल की मूवीज़ आ रही हैं, उनके क्या सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उससे क्या हम सीखते हैं। देखिए, मूवी का मकसद होता है कि एक टेक अवे मैसेज हम क्या लेके जा रहे हैं, उससे क्या हम सीख रहे हैं। वो चीज़ मेरे जहन में एक आइडिया था और इसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। और मेरा बेसिकली गोल ये है कि ये जो मूवी है, हाँ, ये जाए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे ऑस्कर्स के अंदर, माशाल्लाह, और ताकि पाकिस्तान का एक सॉफ्टर इमेज भी आए कि पाकिस्तान में भी ऐसी स्टोरीज़ हैं, पॉजिटिव लोग हैं जो नेगेटिव बातें ना फ्लॉन्ट हों। जी, अच्छा, मुझे ये बताएं जी, देखिए, ये ऑब्वियसली लाइफ डिफ़िकल्ट होती है जब आप किसी एक ऐसे फेज से गुजर रहे होते हैं, फिर आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, और आपने जिस तरीके से किया वो हम सब के लिए एक मिसाल है। मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जब आपको लगा हो कि यार ये जो अब मैं काम कर रहा हूँ ना, ये बड़ा मुश्किल है, कहीं आपको लगा हो कि यार दिस इज़ अ हिंड्रेंस और प्रॉब्लम हुई हो, फिर उस प्रॉब्लम को आपने कैसे फेस करके कैसे डील किया एंड देन यू केम आउट ऑफ इट? देखें, देयर आर सो मैनी ओकेजन्स जिस पे मैंने इस चीज़ को फेस किया, हर्डल्स को फेस किया, लेकिन द पॉइंट इज़ कि मैंने हमेशा आगे की सोची, आगे डेस्टिनेशन की सोची, गोल की तरफ। देखें, जो हर्डल्स होते हैं एक स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं। हाँ, वो आपकी स्पीड को कम कर सकते हैं, आपकी गाड़ी को रोक नहीं सकते, आपकी प्रोग्रेस को रोक नहीं सकते। जिस तरह ईगल होता है, ईगल की कई क्वालिटीज़ हैं जो जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। वो एक विज़न रखता है। विज़न मीन कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे अपने गोल पे फोकस करता है और 5 किलोमीटर से आके अपने प्रे को हंट करता है, यानी गोल अचीव करता है। फिर ईगल की एक और आदत है कि वो हेड विंड जब आ रही होती है, जब तूफ़ान आ रहा होता है, तो वो उसमें ऊंचा उड़ता है। इसके साथ साथ ईगल की एक और क्वालिटी है कि वो कभी डेड मीट नहीं खाता। हाँ। वो अपना शिकार खुद करता है और ताज़ा मीट खाता है, यानी कि वो पास्ट की चीज़ें भूल जाता है, वो फोकस करता है फ्यूचर पे। ठीक है, वो अपनी डिपेंडेंसी नहीं शो करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो यही इसी तरह के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने किए। कोविड के अंदर आप देख लें, CB कोरोना वायरस फोर्स बनाई। फ्लड के अंदर मैंने काफ़ी काम किया। मैं समझता था कि मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक विज़न था कि मैंने फ़्लड में लोगों के लिए काम करना है। तो इसी तरह मैंने एक बोट ली, बोट ख़रीदी, कुछ कपड़े लिए, इस तरह लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन की। तो जब आपकी नीयत हो
तो आप कोई मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके लिए आसान हो जाता है। जो हमारा आज का जो एक जो नौजवान है या जवान है जिसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नेगेटिव मामला हो जाए, उसको सबसे पहली चीज़ करनी क्या चाहिए? मतलब ज़ाहिर है ये सारी बातें बड़ी अहम है कि आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको गोल विजन हादसा होता है या कुछ होता है तो आप कमरे में बैठ जाते हैं, या तो आप रोएंगे या डिप्रेस होंगे, बस सोचेंगे कि इट इज़ ओवर। एग्जैक्टली। तो वो फर्स्ट थिंग टू डू क्या होगी? देखिए, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है? नंबर वन, हर इंसान के पास इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन डिफरेंट शेप्स। मेरा प्रॉब्लम डिफरेंट है, आपका प्रॉब्लम डिफरेंट है, उनका प्रॉब्लम डिफरेंट है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम तो है। बिल्कुल। एक हादसा किसी के साथ भी पेश आ सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट इंस्टेंस होती है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। आपने एक्सेप्ट करना है कि ये काम मेरे साथ हो गया। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिनाइल मोड में रहेंगे, तो फिर आप आइसोलेट हो जाएंगे, आप फेस नहीं कर सकेंगे लोगों को। जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, मेरी आंखें चली गई, तो मैंने कहा सो व्हाट। ये सो वर्ड 2 वर्ड थे, लेकिन दे हैड अ वेरी हैवी इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ। अगर तो बैठ जाते, अगर मैं बैठ जाता, मैं कमरे में आइसोलेट कर, जो लोग करते हैं, जो यूथ करती है, जो हर बंदा करता है कि यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो गया, मैं लंगड़ा हो गया, मैं लूला हो गया, लेकिन सो व्हाट, मरे तो नहीं है ना, आपके पास लाइफ तो है। और स्टीव जॉब्स कहता था कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और अपना शीशा देखता हूँ और कहता हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि मुझे आज का दिन मैं उस तरीके से गुजारूंगा कि जैसे कि ये मेरा आज आखिरी दिन है। तो हमें बड़ा काम प्लान कर सकते तो देखें, ये इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि आपको यू नीड मोर करेज जी। तो इसी वक्त तो टेस्ट होता है आपके एतकाद का, आपकी विल पावर का और डिटर्मिनेशन का। तो यही तो टेस्ट है, यही तो टेस्ट है। इम्तियाज साहब, फाइनली आपकी तरफ आएंगे। बेटा बाप से या बेटे बाप से तो बहुत सीखते हैं, सारी उम्र सीखते रहते हैं। एक बाप ने बेटे से क्या सीखा? मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ किया कि एक तो जो इनका एतकाद है, अल्लाह के ऊपर भरोसा, सही, वो मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ। और मुश्किल हालात में भी और मायूसी के लम्हात में भी इनकी मैंने इनको हमेशा उम्मीद भरी बातें करते हुए सुना है और हमेशा खुश देखा है। और बाद अज़ा वो इनकी जो भी उम्मीद होती थी वो पूरी होती नज़र आती थी। इनका अल्लाह ताला के ऊपर जो भरोसा है। दूसरा जो मैंने इनकी एक खूबी मुझे पसंद है वो ये है कि इन्होंने हमेशा लोगों की जो मुश्किलात हैं उसमें उनको हौसला देते हैं, चाहे वो इनके दोस्त हों, फैमिली के लोग हों, बाहर लोग हों या दीगर ऐसे लोग हों जिनके ज़राए कम हों या जो इलाज के लिए मोहताज हों, इलाज ना करवा सकते हों वगैरह वगैरह, इस किस्म के। जैसे आपको पता है माशरे में जगह जगह कदम कदम के ऊपर इंतहाई मुश्किलात। एक चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह डिसेबल कोटे का कानून मौजूद है तो इस तरह पार्लियामेंट में भी इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि जो लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो सके बराह रास्त हुकूमत तक जो है। और वो जो लोग हैं वो अपने आप को ये ना महसूस करें कि हमें नज़रअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में डिसेबल लोग जो हैं उनकी भी तादाद काफ़ी है। 2.5 करोड़, बिल्कुल 2.5 करोड़ लोगों के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। और इसके लिए उनको सीटें रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है किसी भी सियासी पार्टी को इस पर एतराज़ यकीनन नहीं है, मुझे यकीन है। थैंक यू जावेद साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, दिया आप लोगों ने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करेंगे हम अपने अगले सब्जेक्ट के हवाले से, वो है जी क्लाइमेट चेंज। जी, क्लाइमेट चेंज का मामला ये है कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया में कार्बन एमिशंस के हवाले से वो तो तकरीबन ज़ीरो है, लेकिन असरअंदाज पाकिस्तान के ऊपर ये मामला सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब पाकिस्तान दुनिया भर में जो ममालिक जो कि इसके हवाले से काम कर रहे हैं उनसे क्या सीख सकता है, माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं उसके अंदर कितना हमारा नुकसान आने वाले दिनों में होने का अंदेशा है, और हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है और क्या हम सीख सकते हैं, क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में। इस चीज़ पर हम बात करेंगे। फरानाज ज़ाहिदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट के हवाले से और सहाफ़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा।
कैसे हैं आप लोग? अब जी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले तो अगर हमें थोड़ा सा एक रिकैप दे दीजिए कि जो हमने बात की कि हम कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करते लेकिन हमें नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं, ये नुकसानात किस हद तक जा सकते हैं आगे और कितना बढ़ सकते हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थर्ड पोल को जब से ज्वाइन किया मेरी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इस हवाले से। और पाकिस्तान में मैं ये स्टार्ट में बता दूं कि एक तो सहाफ़ी भी बहुत कम हैं जो फोकस कर रहे हो क्लाइमेट चेंज पर। जब वो बुरी खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं तो एज़ वी जर्नलिस्ट से बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। अब आप देखो कि जो सैलाब हुआ उसमें 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद एट वन स्टेज सितंबर तक मुतासर हुए थे। सिंध में अभी तक बहुत लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जो कि अब जहाँ पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है। नाउ द थिंग टू नोट इज के क्या हम लोग इसके बारे में कुछ कर रहे हैं? एक्चुअली आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही वो ये है कि एमिशंस के हवाले से पाकिस्तान क्योंकि एक गरीब या सेमी गरीब मुल्कों में शुमार होता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में हम उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियली तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा एमिशंस हमारी नहीं है, तो हम लोग कंट्रीब्यूट इतना नहीं कर रहे। और यही बात जो पिछले COP27 हुई थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो गवर्नमेंट का भी गया है वफ्द गया था, उन्होंने ये बात बोली फ्लड्स के बाद, और उसी लिए बाद में बहुत इमदाद भी पाकिस्तान को मिली कि हम कंट्रीब्यूट तो मसले को इतना ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, मगर मसला ये क्रिएट हो रहा है कि हम ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब दुनिया में कौन कौन सी हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं जो कि हम अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है अब असर तो होना है, नाउ वी हैव टू डील विद इट। वो डील करने के बेहतरीन तरीके जो दुनिया ने इम्प्लीमेंट किए हों वो क्या हैं और हम कैसे सीख सकते हैं उनसे? It's very simple. It starts always like everything else from an individual level and it goes on to at a country level. छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे लगता है सबसे बुनियादी बात ये है कि हमने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि क्लाइमेट चेंज क्या एक वाकई एक मसला है, क्या ये हमें मुतासिर कर रहा है। मसलन आप समझे कि कोई खबर आती है कि अभी आप कि हम लोग जाते हैं मॉल में और एक दुकान है वो कहती है कि अब हम आपको प्लास्टिक की थैलियां देना छोड़ रहे हैं एंड नाउ यू हैव टू बाय अ क्लॉथ बैग और समथिंग एंड वी आर गोइंग टू से व्हाट डिफरेंस विल इट मेक। दीज स्मॉल थिंग्स डू मेक अ डिफरेंस। आप प्लास्टिक का देखिए जो इस साल की थीम भी रही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो गुजरा, उसके हिसाब से पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इट इज़ सो सैड कि मरीन लाइफ कितनी ज़्यादा चोक हो रही है। तो इंडिविजुअल लेवल पे हमें तो स्टार्ट करना है। प्लास्टिक स्पून्स के बजाय, प्लास्टिक बॉटल्स के बजाय हम शीशे की बॉटल्स पे आए, हम रीयूजेबल चीज़ों पे आए, थोड़ी सी कार पूलिंग करें जब दफ्तरों में जाएं। दीज इंडिविजुअल थिंग्स मेक अ डिफरेंस। इट्स अ मिनिस्क्यूल डिफरेंस बट एटलीस्ट थोड़ा सा फर्क पड़ रहा होता है। सेकेंडली कंट्री लेवल पे हमें देखना, मैं बार बार फ्लड्स की तरफ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट फ्लड्स के से ही हुआ है। हम लोग घर दोबारा कहाँ बना रहे हैं? अब आप देखिए हम दोबारा मॉनसून्स के दहाने पे खड़े हुए हैं, दोबारा किसी भी वक्त बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाना है और कई इलाकों में शुरू हो भी चुका है। इफ़ वी आर अगेन गोइंग टू बिल्ड हाउसेज नेक्स्ट टू रिवर्स, हम ये नहीं देख रहे कि घर किस तरह के बन रहे हैं, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। अगर हम वहीं बिजली की लाइन सप्लाई कर देते हैं, अगर हम वहीं पे एक आध कोई डिस्पेंसरी खोल देते हैं, तो रूरल एरियाज में वहीं दोबारा घर बनना शुरू हो जाएंगे जो सबसे वल्नरेबल एरियाज हैं कि यहाँ पे बारिश आनी है तो उसके बाद फ्लड्स आने ही आने हैं। तो एडेप्टेशन मेजर्स को देखना जरूरी है कि क्या हम अडेप्ट कर रहे हैं, क्या जो कुछ हमने सीखा उसके बाद हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। क्योंकि रिहैबिलिटेशन पे इतना काम नहीं होता, रिलीफ पे काम होता है कि पानी से चुंगल से पानी के बचा लिया गया लोगों को, वो अब रिलीफ कैंप्स में इतना अरसा रहे हैं, वो सारे लोग अब कहाँ हैं? दैट इज द परमानेंट सोल्यूशन टू इट।
लेकिन फरा आपकी जो बात है उससे एक चीज़ तो मुझे ये भी समझ आई, और हम भी इसको बड़ा वक्तन फवक्तन क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं कि मुतअद्दिद गवर्नमेंट्स आती हैं, हर गवर्नमेंट आके क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री से प्लास्टिक बैन अप्रूव कराती है, कैबिनेट से मंजूर कराती है, और पता नहीं बिल्स बनाते हैं और एक्ट्स बनते हैं वो, और सजाएं होती हैं। फिर उसके बाद इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि रिवर्स के किनारे पिछले साल फ्लड्स आए, आज फिर हम उन्हीं दरियाओं के किनारे वही घर बना रहे हैं, अब दोबारा फ्लड आएगा, फिर अगले साल हम दोबारा यही प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हमें तो सीखने की आदत नहीं है शायद, या हमें रियलाइजेशन नहीं है कि हम अपना सरमाया वेस्ट करते हैं इन चीजों को बार बार करके। शिफा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वी हैव लर्न्ड दैट वी डोंट लर्न फ्रॉम द पास्ट, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड इट इज ऑल्सो यू नो, आप खबरों में भी देखिए कि ये चीज जो इतना ज्यादा आबादी को मुतासिर कर रही है, एंड आई कांट इवन बिगिन टू टेल किन किन लेवल्स पे मुतासिर करती है ये। हम हर स्टोरी लिटरली, आप यकीन कीजिए, निकालते हैं पब्लिश करने के लिए, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं जाके मौसमियाती तब्दीली से जाके बनता है, मगर फिर भी ये फ्रंट पेज पे नहीं आती, ये हेडलाइंस में उस तरह से नहीं आती जब तक अल्लाह ना करे बहुत सारे लोग दुनिया से चले नहीं जाते। और वजह ये है कि जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो पिछलों ने जो किया होता है वो वाइप आउट हो जाता है, उसके बाद हम फिर सरे नौ दोबारा काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, और उससे ये है कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन। सो देयर आर थिंग्स दैट आर इन द बेनिफिट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, हम सबके फायदे में है, और इसलिए वो चीजें कंटिन्यू होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं है। मतलब हम तो एक बात तो ये कर रहे हैं कि चलो डिफरेंस को नहीं मानते हम, कि कोई ना कोई डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं किसी छोटे काम से, लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि जी ये फिनोमेना ही कोई नहीं है। जैसे अमेरिका वगैरह में तो हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि इस बात को प्रोपोगेट करते हैं कि जी ये कुछ नहीं है। जी, आप यकीन कीजिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है जब अवेयरनेस कैंपेन्स रन करते हैं, एंड एट द थर्ड पोल हमने बड़ी कोशिश की है कि इसके बारे में करें, उर्दू में भी पब्लिश करें। रूरल एरियाज़ में और जो इलाके मुतासर बहुत हो रहे हैं, वो एक्चुअली उनकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है, और वो ये चीज़ें फर्स्ट हैंड देख रहे हैं कि क्या मसाइल होते हैं, जबकि हम समझते हैं कि शायद शहरों में लोगों को अवेयरनेस ज्यादा है। इन अर्बन लिविंग हम लोग किसी ना किसी तरह कंटेन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होता है शहरों में, तो उस वजह से जनरेटर चला लिया, फलाना कर लिया, हम ये देख नहीं पा रहे। जो आपको याद होगा कि हीट वेव कराची में बहुत बुरी आई थी, जिसमें इस कदर लोग मारे गए थे। फ्लड्स ऑफ पाकिस्तान इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो ये एक्सेप्ट करना पर से, अब आप इसकी छोटी सी मिसाल देखिए कि कभी कराची में हीटर्स वाले एयर कंडीशनर्स का सवाल ही नहीं पैदा होता था। नाउ पीपल आर स्टार्टिंग टू इंस्टॉल दोज एज वेल, बिकॉज यस, कराची में भी इतनी ज्यादा गर्म सर्दी आने लग गई है, एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस हैं, और ये बढ़ता ही जाएगा। हम कितना ग्लोव्स की खबरें पढ़ते हैं, एवलांचेस की खबरें पढ़ते हैं, जो बर्फानी तोदे होते हैं। अभी आपने अस्तोर में पढ़ा होगा कि कितने लोग मारे गए। ये हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये चीज खबरों में आएगी तो कोई तब्दीली एक्चुअली साइजेबल हो पाएगी, बिकॉज मीडिया इज द माउथ पीस। अगर हमने इसके ऊपर आज काम करना नहीं शुरू किया तो हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब अगला 5 साल पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आएगा इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगर हमने आज काम नहीं किया? एक तो अगले साल जुलाई में होगी गर्मी, इस दफा जून में आई थी, ये भी लोगों को समझ नहीं आ रही है इस वक्त, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने समझाना है फरा कि गर्मियां और सर्दियां, ये साइकिल भी चेंज हो रहा है, डिले हो रहा है, लेकिन अगले साल क्या होगा? हम कहेंगे जुलाई हमारे लिए जुलाई, वो गर्मी लाई। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप और आप सिर्फ मतलब वेदर चेंज तो जो है सो है, उससे जो जूनोटिक डिजीजेज हो रही हैं हम वो नहीं रियलाइज करें। डेंगू इज जस्ट वन एग्जांपल कि क्लाइमेट चेंज से लोगों की हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है, और ख़वातीन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम स्टंटिंग पे बात करते हैं, हम और चीज़ों पे बात करते हैं, मगर हम उसका लिंक क्लाइमेट चेंज से नहीं देख रहे हैं। फिर हमारी कितनी आबादी को एक्चुअली हेल्प रिसीव होती है, एंड इन कमिंग ईयर्स जो अभी रिसेंट भी सारा आप UN का भी डाटा देख रहे होंगे कि ऑलरेडी जो एक मार्क था और उसे अवॉइड करने की पूरी दुनिया में कोशिश की जा रही थी कि टेम्परेचर एक्सीड ना करे एक सर्टेन लिमिट को, वो अब एक्सीड हो गया है। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो इकोनॉमिकली इतनी चीजों से गुजर रहा है, हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स
डैमेज बर्दाश्त करनी पड़ी है. So this is going to make even the economic condition worse. And the heat will increase, the monsoons will increase, the winter will increase. सारा कुछ ही आप मल्टीप्लाई करते जाइए क्योंकि हर चीज का दूसरे से ताल्लुक है. मगर इसके लिए हमें इसे सीरियसली लेना पड़ेगा और हम मौसम को तो नहीं बदल सकते. जो वैसे आपने बिल्कुल शुरू में बात बोली थी कि पाकिस्तान की इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट हम एडेप्टेशन मेजर्स जरूर कर सकते हैं कि अगर ये हालात होंगे तो हमारी आबादी इससे किस तरह से ग्रैपल कर सकती है, इसको कैसे फेस कर सकती है. हाउ कैन वी अवॉइड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ. बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी. फरहाना साहबा हमारे साथ मौजूद थी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं और सहाफ़ी भी हैं. और बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हमने आज फैसला किया कि हम कुछ करेंगे तो ही हमारे आने वाले दिन बेहतर हो सकेंगे, वरना आज भी अगर हम वही जो कहते हैं ना वो शतरमुर्ग की तरह सर दे दिया हमने रेत में, तो बस फिर ये मामला गंभीर से गंभीरतर होता जाएगा. आगे बढ़ते हैं जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से, और एक ऐसी पर्सनालिटी से जो कि ये इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ बढ़ाती हैं. हमने अक्सर सड़कों पर देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कचरा चुन रहे होते हैं. बिल्कुल. और जाहिर है ये हमारे माशरे का एक ऐसा करीह पहलू है जो कि नहीं होना चाहिए, हमें इसके लिए काम करना चाहिए. लेकिन अब कुछ लोगों ने इसके लिए काम करना शुरू किया और उस काम का नतीजा क्या निकला कि हम आपकी जिस बच्ची से मुलाकात करवाएंगे वो बच्ची करती क्या है, वो पहले कचरा ही चुनती थी, लेकिन अब वो पेंटिंग्स बनाने की तरफ राग़िब हो चुकी है. और माशाल्लाह ज़ाहिर है जब वो पेंटिंग्स बना रही है उस कचरे को उठाने के बाद वो इस तरफ आ गई, उसने जो ये कचरा उठाना, लोगों से भीख मांगना, ये सारा छोड़ दिया और अब वो आर्ट की तरफ आ गई है. ये सफ़र कैसे तय हुआ और ये सफ़र हमें क्या सिखाता है, इस हवाले से हम बात करेंगे. माली हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये सफ़र तय किया और कचरा उठाने से वो पेंटिंग्स बनाने की तरफ आई, और जलवत हुमा साहिबा हैं जो कि इन बच्चों को सिखाती हैं पेंटिंग करना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया जी. मानूर, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं. मानूर, ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है और आप कचरा जो चुनती थी वो कहाँ पर चुनती थी, कब से चुनती थी, क्या आपके जो है वो मामलात होते थे? अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मानूर है और मेरी उम्र 12 साल है और मैं यहाँ पर ही कचरा चुनती थी. हयाताबाद पैसिक्स में. कौन सी उम्र? अच्छा, हयाताबाद में. और कौन सी उम्र से आपने कचरा चुनना शुरू किया था? तकरीबन 10 साल से. ठीक है. 10 साल से. और आपके वालिदैन क्या करते हैं? मेरे वालिदैन, मेरे पापा एक घर में काम करते हैं जो सालन पकाते हैं और मेरी मामा एक स्कूल में खाला है. अच्छा, ठीक है. दोनों. और तो जब ये कचरा आप चुनती थी तो उसके बाद क्या करती थी और कितने पैसे मिल जाते थे उससे? तकरीबन 400-500 रुपए महीने के. अच्छा, और आप कभी खुद स्कूल गई? महीने के 400-500 रुपए. अच्छा. और आप खुद कभी स्कूल गई हैं मानूर? जी चालू करे. अभी से स्टार्ट किया है मैंने. जाती थी? अभी स्टार्ट. अभी से स्टार्ट किया. जलवत साहिबा आपकी तरफ आते हैं. ये बताइए कि अच्छा अभी स्टार्ट किया है. जलवत साहिबा आपकी तरफ आते हैं कि ये बच्चे जो कि कचरा चुन रहे होते हैं उनको आप पेंटिंग्स की तरफ कैसे लेकर आते हैं? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो 92 न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें लाइव लिया हुआ है और हम लोग के लिए बहुत एजाज़ की बात है क्योंकि माशाल्लाह 92 की अप्रोच पूरी दुनिया में है और सारी दुनिया में आज हमारी आवाज़ सुनी जा रही है आपके तवज्जुह से. उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ.
दूसरी बात यह है कि मेरा मोटो है लिख नहीं सकते बना तो सकते हो। इसकी शुरुआत मैंने आर्ट से की है एज अ आर्टिस्ट, बट जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड हुई है, तो मेरा मेन काम स्किल्स पे है, स्किल्स प्रोमोट करना और इस तरह के बच्चों को स्किल्स देना। तो इसमें ढेर सारी चीजें अभी है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो जलवत ये बताएं कि बहुत सारे बच्चे तो जिस तरह इन्होंने कहा 400 महीना कमाती हैं, लेकिन कमाती तो हैं, अब वो काम जिससे वो बच्चा कमा रहा है उसको कैसे रिप्लेस करेंगे? उसके पेरेंट्स को किस तरह से मनाती हैं कि भाई इसको ये काम नहीं कराना, इसको इल्म सिखाओ, कोई हुनर सिखाओ? इस पे कैसे कन्विंस करती हैं पेरेंट्स को, क्योंकि कमा रहा है वो? ये तो काफ़ी सारा काफ़ी टाइम लगा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। अब इंशाल्लाह 3 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे। ये काफ़ी मुश्किल टास्क था जो हमने स्टार्ट किया था। अभी तक मैंने किसी बच्चे को उनके काम से नहीं रोका हुआ। मतलब हम फख्र से कह सकते हैं कि अगर वो कचरा उठा रहे हैं तो मेरे साथ वो स्किल सीख रहे हैं और एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि अभी मतलब मैं इनकी रोजी रोटी इनसे रुकवा सकूं। तो अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इनके तमाम पेरेंट्स आते जाते हैं और अभी प्रॉपर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अभी तकरीबन हमने एक छोटी सी बच्ची से स्टार्ट लिया था जो कि हमारे दरवाजे पे आई थी, अपना वो बेगर्स थी भीख मांगने, और उस बच्ची से हमने स्टार्ट किया था। माशाल्लाह अभी मेरे पास 256 की स्ट्रेंथ है। माशाल्लाह, 250 बच्चे 2 साल में, क्या बात कमाल है, ये भी एक अचीवमेंट है। अच्छा महानूर, आप बताएं जरा, आपको तस्वीरें बनाने का शौक था? जी हाँ। तो आपने क्या क्या सीखा जलवत ये जरा थोड़ी शाय है से आपने क्या क्या सीखा और आपने क्या क्या बनाया है तस्वीरों में? हाँ शर्मे गवा, मैं जपोइश हम शर्मे गवा, खुल के बात करो, खबर गवा। जी बच्ची थोड़ी शर्मा रही है, इसके लिए थोड़ा ऑब्वियसली बच्चों के लिए इंटरव्यूज देना जरा मुश्किल है, बट इंशाल्लाह ट्रेन हो जाएगी टाइम के साथ। हुए वाला जी 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 मैंने बहुत ज्यादा इंशाल्लाह। तो बताओ ना फिर मानूर, आपने कौन कौन सी तस्वीरें बनाई है, क्या क्या बनाया है? मैंने लोगों की तस्वीरें भी बनाई है और जैसे मोर होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें बहुत बनाई है मैंने। और मानूर अभी ब्यूटिशियन की क्लासेस भी ले रही है और इंशाल्लाह एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी बनेगी मेरी तरह। दोनों का। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है जी, इस काम में उसको और ज्यादा मजा आएगा। जबरदस्त। तो ये फिर तस्वीरें आप क्या करती हैं जो बना लेती हैं? तस्वीरें जब बना लेती हूँ तो लोगों को दिखाती हूँ कि मैं पहले क्या करती थी और अब क्या बन गई हूँ मैं। हाँ, और फिर लोग क्या कहते हैं? तो लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, अगर तुम अपना कचरा छोड़ दिया तुमने और एक अच्छी काम पे लग गई हो। और मानूर ने पेशावर यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट भी किया है और इसकी 2-4 पेंटिंग्स भी वहां से आउट हुई है। अरे वाह, जबरदस्त, क्या बात है भाई, जबरदस्त। पेंटिंग कितने की बिक रही है फिर? पेंटिंग्स, महंगी पेंटिंग्स बिक रही हैं आपकी? अभी महंगी नहीं है। अभी तक तो महंगी नहीं बीजी, पर हमें अभी तक मेरी 2500 की बीजी है और इंशाल्लाह जब मैं आगे बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाऊंगी तो फिर महंगी इंशाल्लाह 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 जी, इंशाल्लाह। जबरदस्त भाई, विश यू ऑल द बेस्ट। जलवत आपको भी, मानूर को भी बहुत सारी। जलवत, ये जो बच्चे आपकी तरफ जो आते हैं, ये 250 से ज्यादा जो बच्चे हैं, ये मुझे बताएं कि ये क्या सारे ही वो कचरा चुनने वाले और जो भीख मांग रहे थे, अब उनकी जिंदगियां कैसे तब्दील हो रही हैं? ये तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है, ना सिर्फ उन बच्चों की लाइफ में बल्कि उनकी फैमिलीज में भी, क्योंकि ये लोकल वो बच्चे हैं जो कि यहाँ पे आते हैं हमारे हयाताबाद में, जहाँ पे हम लोग की एकेडमी है, जहाँ हम रहते हैं। ये ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो घरों में काम करते हैं मोस्टली, या ये जो कचरे वगैरह का काम करते हैं या लोकल कूड़ा वगैरह उठाते हैं, या इसमें बेगर्स की बहुत बड़ी तादाद है। बट काफ़ी सारी मुश्किलात थी शुरू में, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आर्ट के बारे में कहा जाता है कि मुगलिया शहजादों का शौक है, ऑब्वियसली फिर काफ़ी सारे इस पे सवालात उठे। मेरी इवन फैमिली भी बहुत अगेंस्ट थी कि अगर आपने ये मॉडर्न किस्म का काम करना ही है तो इस्लामाबाद या लाहौर से शुरू करो। आप पेशावर में करने जा रही हो या तो वैसे भी स्कोप नहीं है।
और फिर आप मतलब जब मैं इन बच्चों को लेके आई कि भाई जो लिखे पढ़े नहीं है, मैं उनकी ब्रश से एक ताकत देना चाहती थी। मैं मल्टीपल टास्क पे काम करती हूँ। मैं जितनी कैनवस की अच्छी आर्टिस्ट हूँ उतनी मैं मेकअप आर्टिस्ट भी अच्छी हूँ, और मैंने प्रोफेशनल सारी एजुकेशन अपनी हासिल की है। और मैं इन बच्चों को ना सिर्फ कैनवस आर्टिस्ट बनाना चाहती थी, बल्कि मैं इनको तमाम वो स्किल्स देना चाहती थी जो मेरे अपने अंदर थी चीज़ें। तो इसके लिए मतलब काफ़ी फिर मैंने फाइट की। मेरी फैमिली भी अगेंस्ट थी, पूरा पेशावर अगेंस्ट था, और फिर मैं पठान फैमिली से थी, और पठान होना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है। ये खुद बताते खुद बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप पठान हो। तो इसके लिए मैंने बहुत फाइट की। मीडिया के सामने आना, भाइयों ने कभी भाइयों हमारे ने लिए हम मुश्किल चूड़ियां बन पहन जाता है और लेंगे, कभी अभी हम तो उसको मीडिया औरों है। के लिए मुश्किल बनाते हैं। जलवत नहीं, लेकिन मैं ये बताऊं कि मेरे वो भाई जो मेरे अगेंस्ट है और जो के हाँ जी, जो कि इस चीज़ को नहीं मानते थे कि हमारी सिस्टर जाए और मीडिया को फेस करे, और इनको सबसे ज़्यादा पड़ी होती है अपने दोस्तों की कि दोस्त क्या कहेंगे। लेकिन इसके लिए मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया। मैं बहुत मॉड स्कॉट हुआ करती थी, यूके अमेरिका फिरती थी। मैंने सबसे पहले खुद को चेंज किया अपने इस काम की वजह से, कि मैंने कहा मेरे पे फोकस ना रहे, और मैं बिल्कुल इस खुलिये में हो गई कि मेरा काम आगे बढ़े। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वही बहन भाई मेरे साथ उसमें पूरा कोऑपरेट करते हैं, और वही भाई जो मेरा सबसे ज़्यादा अगेंस्ट था वो भी मेरे साथ कंप्यूटर की क्लासेस लेता है इन बच्चों की। जबरदस्त। देखें ये अब उनको भी सलाम है जी, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, और आपके भाई को भी सलाम। माशाल्लाह जिस तरीके से आप इन लोगों की बच्चों की ज़िंदगी तब्दील कर रहे हैं, इसका दुनिया तो खैर असर लेगी ही, लेकिन आखिरत में भी इसका बड़ा अजर है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगी जी। जलवत हुमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और महानूर अली हमारे साथ थी, जो कि अब कचरा चुनने के बजाय तस्वीरें बना रही हैं। बिल्कुल, और गोल आपका क्लियर हो तो फिर जिस तरह से जलवत ने कहा, मैंने खुद को पहले बदला ताकि मुझ पर फोकस ना आए और दुनिया जो है वो क्रिटिसिज्म के बजाय मेरे काम को सपोर्ट करे। ये बहुत ये चीज आपको गोल की तरफ सिंसेरिटी हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, और बस दुनिया एक्सेप्ट कर ले। भाई ठीक है, दुनिया को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अगर दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपको, तो थोड़ा सा अपने आप को तब्दील कर ले भाई, आपको उससे फायदा होगा। अपना लॉन्ग टर्म गोल आपके ज़हन में स्लोली पुश द लिमिट्स, स्लोली। अच्छा, दो शख्सियात का जिक्र हमें करना है आज, और एक की आज सालगिरह है और एक की आज बरसी है। तो दोनों में से पहले किसका जिक्र है? मेरा ख्याल है जिसका भी करें, लेकिन चूंकि हम खुद एंकर्स हैं तो मेरा ख्याल है उनका जिक्र कर लेते हैं कि जो हमारी तरह एंकर रहे, लेकिन हमारे से बहुत ज़्यादा सक्सेस उन्होंने देखी। मेराज ऑफ जिसको कहते हैं ना कि शोज़ की मेराज, रमज़ान शोज़ की तो ख़ास तौर पर जिसको आप कहें कि वो जिनका नाम रमज़ान शोज़ की कामयाबी की ज़मानत हुआ करता था, जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब, जो कि मीडिया के फ़र्द होने के बाद फिर उसके बाद वो सियासत में आए। सियासत में वो रिलीजियस मिनिस्टर भी रहे और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर रिलीजियस अफेयर्स भी रहे। और 5 जुलाई 1971 को वो पैदा हुए थे कराची में। कराची से उनका ताल्लुक़, और फिर मीडिया में जिस तरीके से लोगों ने उनका सफ़र देखा कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या काम किए, किस तरीके से उन्होंने एक उरूज देखा, और एक ऐसी मतलब वो केस स्टडी है जिसको मैं कहूँ कि हर आदमी को स्टडी करना चाहिए। उरूज की भी इंतहा देखी, और फिर एक वक्त ऐसा भी उन्होंने देखा कि जब उनके ऊपर बहुत मुश्किल थी, उनको काम नहीं मिल रहा था। उनकी पर्सनैलिटी एक अलग तरह की पर्सनैलिटी थी। बिल्कुल, वो एक थोड़े से लाउबाली भी जिसको कहेंगे, लेकिन चूंकि उनको उबूर ऐसा था ज़बान पे कि उसमें भी उनका कोई सानी नहीं था। मुझे आज भी याद है जब नेशनल असेंबली में आए हुए थे और हम मीडिया गैलरी में खड़े थे और हम रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पर मौजूद थे, देखने के लिए कि भाई अब आज वो नई गवर्नमेंट बन रही है। 2018 में इलेक्शंस के बाद ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी ऑन दैट फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त, और बाकी सारे अभी नहीं आए थे, और ये यूं बैठे हुए और ये ऊपर गैलरीज की तरफ देख रहे थे, हाथ हिला रहे थे। तो 9 जून 2022 को इनका इंतकाल हुआ था। आज इनकी पहली बरसी है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे जी, साबिक वज़ीर आज़म रहे, पाकिस्तान के 18वें प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी आज सालगिरह है, तो उनको सालगिरह मुबारक। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे